हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन फॉर नीट सीरीज में चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, इस चैप्टर में अपन को बेसिकली सेल के बारे में स्टडी करनी है। सेल क्या होती है, सेल थ्योरी क्या है, ओवरव्यू ऑफ सेल जिसमें अपन देखेंगे सेल के टोटल कंपोनेंट क्या है, फिर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जिसमें अपन बैक्टीरियल सेल का एग्जाम्पल लेंगे, यूकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उन सब के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। मतलब ऐसा क्या है जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है, और ऐसा क्या है जो इनएनिमेट थिंग्स में नहीं होता और लिविंग थिंग्स में होता है। तो उसका आंसर है द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि क्या है, सेल। तो सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, और वो ही की डिफरेंस होती है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, या इनएनिमेट और एनिमेट थिंग के बीच में। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सारे ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए हैं, सेल के। अब ऐसा हो सकता है कि उस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल हो, या ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा सेल हो। अगर एक ही सेल है तो उसे अपन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और एक से ज़्यादा सेल है तो उसे अपन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अगर अपन 5 किंगडम सिस्टम के हिसाब से देखें तो मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दो किस में आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया के जो भी मेंबर है वो सब किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। नेक्स्ट अपनी जो हेडिंग है वो है व्हाट इज अ सेल। सेल क्या होती है। तो देखो, सेल की डेफिनेशन देने से पहले एनसीईआरटी एक लाइन समझाती है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल है वो कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के। मतलब एक सेल जो है वो अपना एग्जिस्टेंस किसी और पे डिपेंड हुए बिना कर सकती है, और साथ ही में वो सारे एसेंशियल फंक्शन भी क्या कर सकती है, परफॉर्म कर सकती है। इसका मतलब एक सेल के पास ये एबिलिटी है कि वो अपनी पूरी लाइफ सर्वाइव कर सकती है। इसका मतलब सेल जो है उसमें सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म होते होंगे। और अभी अपन ने ऊपर एक लाइन देखी थी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए हैं। इसका मतलब सेल क्या हो गई है, सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट का क्या मतलब होता है कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बना है और साथ में सारे फंक्शन सेल में हो सकते हैं, इसका मतलब फंक्शनल यूनिट भी है। तो सेल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सबसे फर्स्ट सेल जो देखी थी वो रॉबर्ट हुक ने देखी थी 1665 में, और उन्होंने एक डेड सेल देखी थी, कॉर्क सेल थी। अगर आपको पूछे एग्जैक्टली उन्होंने क्या देखा था तो उन्होंने क्या देखा होगा, सेल वॉल, क्योंकि एक डेड सेल में सिर्फ यही बचता पीछे। लिविंग सेल जो है सबसे पहली बार एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने देखी, और उन्होंने लिविंग सेल थी। और फिर रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की। एक देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब अगर किसी के पास एक सेल से छोटा स्ट्रक्चर है तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग शो नहीं कर सकता। अब इस लाइन को समझने के लिए पहली दो चीज़ें समझनी होगी। पहला तो ये कि सेल कहलाने के लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो उसमें उस स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी चाहिए, एक लिक्विड होना चाहिए साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए कुछ भी, और राइबोसोम जो उसमें प्रोटीन की फैक्ट्री का काम करेगा। ये चार चीज़ें जिसके पास है अपन उसे एक सेल कह सकते हैं। अगर इन चार में से एक भी स्ट्रक्चर नहीं है तो उसके लिए ये लाइन है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर। मतलब इन चार में से कुछ नहीं है तो फिर वो इंडिपेंडेंट लिविंग की गारंटी नहीं देता। हो सकता है वो लिविंग हो लेकिन इंडिपेंडेंट लिविंग ना हो। जैसे कि अगर अपन वायरस का एग्जाम्पल लें तो वायरस में बाहर की कवरिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी तो नहीं होती लेकिन मान लेते हैं। जेनेटिक मटेरियल भी होता है लेकिन उसमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, कोई राइबोसोम नहीं होता, इसलिए वायरस इंडिपेंडेंट लिविंग शो नहीं करता, वो डिपेंडेंट लिविंग शो करता है। वो किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके लिविंगनेस शो कर सकता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है सेल थ्योरी। देखो, सेल थ्योरी आप सबने छोटी क्लास में पढ़ी होगी। स्लाइडन एंड स्वान दो साइंटिस्ट थे। अब पहले अपन स्लाइडन के बारे में देखेंगे। तो 1838 जो अपने एनसीईआरटी में ईयर दे रखा है वो सब लर्न करना है। 1838 जो स्लाइडन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने कहा कि अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट की, पहले तो इन्होंने स्टडी किसकी की थी, प्लांट की, एनिमल्स की नहीं की थी, ठीक है। इन्होंने सिर्फ प्लांट की स्टडी की और उन्होंने बोला कि सारे प्लांट्स, ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट। प्लांट के टिश्यू बनाते हैं और सारे प्लांट जो होते हैं वो किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। लगभग इसी टाइम पर थियोडोर स्वान
मतलब 1839, उन्होंने 1838 में, इन्होंने 1839। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे और इन्होंने पहले तो एनिमल्स पर काम किया और उन्होंने बोला कि एनिमल सेल में सबसे बाहर की तरफ एक थिन लेयर होती है जिसको क्या नाम दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपको पूछे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहली बार किसने बताया, तो इन्होंने बताया। बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू, फिर उन्होंने प्लांट पर भी स्टडी की, मतलब स्लाइडन जो था उन्होंने सिर्फ प्लांट पे स्टडी की, स्वान ने एनिमल की भी स्टडी की और प्लांट की भी स्टडी की। उन्होंने कहा प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट, मतलब उन्होंने बताया कि प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल होती है जो एनिमल्स में नहीं होती। अब द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, और इन्होंने कहा कि प्लांट और एनिमल की जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल की बनी होती है, जबकि स्लाइडन ने बताया था कि प्लांट की बॉडी सेल की बनी होती है। अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो क्या बन जाएगी, सेल थ्योरी, और जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसके मिलकर बने हैं, सेल के। लेकिन इस थ्योरी में एक प्रॉब्लम थी, अगर ये पूछा जाए कि हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड, मतलब नई सेल कैसे बनती है, तो वो ये सेल थ्योरी, मतलब इन दोनों की स्लाइडन एंड स्वान की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती थी। तो रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में ये एक्सप्लेन किया कि द सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो न्यू सेल बनती है वो कैसे बनेगी, जो पहले से सेल होगी उसके क्या हो जाएगी, उस सेल की क्या हो जाएगी, डिवीजन होगा उसमें, और उससे ही एक सेल से क्या बन जाएगी, दो नई सेल बनेगी। और इसके लिए एक सेंटेंस है ओमिनस सेलुला ई सेलुला, जिसका मीनिंग यही होता है कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, अब इस पॉइंट को मिक्स करके स्लाइडन और स्वान की थ्योरी को मॉडिफाई किया गया। अब जो सेल थ्योरी है उसमें दो पॉइंट आते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल एंड ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और सारी सेल किससे बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। इसका एक्सेप्शन क्या माना जाएगा, वायरस जो है अपन इसका क्या लेंगे, एक्सेप्शन लेंगे। नेक्स्ट है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। तो देखो ओवरव्यू पहले मैं आपको चार्ट से समझाता हूँ। देखो एक तो सेल की सबसे बाहर की तरफ एक डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर या सेल बाउंड्री होती है, और ये तीन तरह की हो सकती है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स। सेल मेम्ब्रेन हमेशा होगी, अगर आपको पूछे यूनिवर्सल डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर या बाउंड्री कौन सी है तो सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल कुछ में होती है और ग्लाइकोकैलिक्स सिर्फ बैक्टीरिया में होती है। उसके अलावा न्यूक्लियस होगा जो कि क्या है, जेनेटिक मटेरियल रखता है जिसमें डीएनए आरएनए होंगे, और साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म के बारे में एनसीईआरटी लिखती है मेन एरिया है जहाँ पर सारी सेलुलर एक्टिविटी होती है और ऐसी रिएक्शंस होती है जो एक सेल को लिविंग स्टेट में बनाए रखती है। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल जो है ये तो तीन चीज़ें तो सब में ही होती है, डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर होगा, न्यूक्लियस हो या न्यूक्लियोइड हो, दोनों में से कोई एक, और साइटोप्लाज्म। अब जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर भी होते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज में क्या आता है, पेरोक्सिसोम, स्फेरोसोम, ग्लाइओक्सिसोम। ठीक है, और कुछ मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर भी होते हैं जैसे राइबोसोम और सेंट्रोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोट में भी होते हैं, यूकैरियोट में भी होते हैं, इसलिए यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल कहलाते हैं। सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट में भी नहीं होते। अगर मैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को कंबाइन करूं, मतलब दोनों के लिक्विड को कंबाइन करूं, तो क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म। एक सेल का अगर मैं सेल वॉल निकाल दूं तो पीछे जो बचेगा उसे कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट। उसमें क्या क्या आएगा, देखो प्रोटोप्लाज्म तो आएगा ही और उसके चारों तरफ की सेल मेम्ब्रेन भी आएगी। तो प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन क्या कहलाता है, प्रोटोप्लास्ट। किस केस में, प्लांट के केस में। ठीक है, अब एक बार एनसीईआरटी रीड करते, देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इनसाइड ईच सेल देयर इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिसे अपन क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, और जेनेटिक मटेरियल जनरली क्या होता है, डीएनए। वायरस के केस में क्या होता है, आरएनए। देखो एक वायरस के अलावा आरएनए किसी में भी जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं करता। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, बाकी सब में डीएनए, इसलिए यहाँ पर सिर्फ डीएनए लिखा हुआ है क्योंकि अपन सेल कर रहे हैं, वायरस में तो सेल होती ही नहीं है। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। ऐसी सेल जिसके अंदर
न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, उसे यूकैरियोटिक कहेंगे। और जिसमें ऐसा कुछ नहीं होता उसे प्रोकैरियोट कहेंगे। इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया फॉर सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब प्लांट एनिमल्स सारे प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक सब में साइटोप्लाज्म मेन एरिया होता है जहाँ सेलुलर एक्टिविटी होती है। और यहाँ पर ऐसी सेलुलर एक्टिविटी या ऐसी रिएक्शन होगी जो एक सेल को लिविंग स्टेट में बनाए रखती है। न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोट्स में अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर भी होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल। प्रोकैरियोट में ऐसे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होते। राइबोसोम जो है एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मतलब मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, और ये यूकैरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोट दोनों में मिलता है। Within the cell, ribosome are found not only in cytoplasm but also with the two organelles। मतलब साइटोप्लाज्म में तो होता ही है, उसके अलावा दो ऑर्गेनल के अंदर भी होता है और एक ऑर्गेनल के ऊपर भी होता है। तो दो ऑर्गेनल कौन से हैं? क्लोरोप्लास्ट प्लांट में और माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी होता है। ठीक है, तो टोटल 3 हो गए। यहाँ पे 2 ऑर्गेनल तो लिखे हुए लेकिन टोटल 3 हो गए, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और आर्या। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन। एनिमल सेल के अंदर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? 2। प्लांट में कितना होगा? 1। कौन सा होगा? प्लांट के केस में राइबोसोम, एनिमल के केस में राइबोसोम और सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम क्या करता है? एनिमल में सेल डिवीजन में हेल्प कर पाता है। नेक्स्ट है कि सेल जो होती है उसका शेप एंड साइज बहुत सारी अलग अलग होती है। माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट सेल होती है, यहाँ पर एनसीईआरटी लिखती है कितने होती है? 0.3 माइक्रोमीटर की। और बैक्टीरिया की भी साइज दे रखी है। ये दोनों साइज मैंने आगे यहाँ पर लिख दिया। देखो यहाँ पर वापस माइकोप्लाज्मा की साइज और बैक्टीरिया की साइज दे रखी है और रीडिंग थोड़ी अलग है लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है। 1 to 2 माइक्रोमीटर इधर दे रखी है, पहले 3 माइक्रोमीटर, आप दोनों ही याद कर लें। ठीक है, और पीपीएलओ में कितनी दे रखी है? 0.1 माइक्रोमीटर और 0.3 माइक्रोमीटर। तो लगभग इतनी माइकोप्लाज्मा की होती है। फिर ये किसकी होती है? बैक्टीरिया की होती है। बैक्टीरिया बोले तो प्रोकैरियोटिक सेल की। वायरस की देखें तो इससे भी छोटी है, 0.02 तो ये और भी छोटी है। और सबसे बड़ी कौन सी है? यूकैरियोट। तो अगर इन्हें अरेंज करें तो वायरस सबसे छोटे, उससे बड़े पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा, फिर बैक्टीरिया और फिर यूकैरियोट। या अपन ऐसे कह सकते हैं वायरस, ये दोनों प्रोकैरियोट्स है और फिर यूकैरियोट। तो ये साइज की कुछ रीडिंग्स है जो अपन को अच्छे से लर्न करनी है। इसके अलावा देखो डायग्राम दे रखे और डायग्राम में सारे कुछ सेल के शेप दे रखे, तो अपन को हर चीज लर्न करनी है जो एनसीईआरटी में हो। तो आरबीसी कैसे शेप की होती है? राउंड और बाइकॉन्केव शेप की होती है। ठीक है, और वाइट ब्लड सेल अमीबॉइड शेप की होती है। कॉलमनर एपिथेलियम, इसे अपन 7 चैप्टर में देखते हैं अच्छे से। लॉन्ग नैरो, ठीक है, लॉन्ग जो होती है उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है? कॉलमनर। ठीक है, नर्व सेल जो होती है वो क्या होती है? ब्रांच्ड और लॉन्ग होती है। ये ट्रैकिड्स का एग्जाम्पल है, इलोंगेटेड होती है। मीजोफिल सेल में कैसी होती है? राउंड और ओवल शेप का। वैसे कोई पूछने वाला तो नहीं है लेकिन अपने एनसीईआरटी में दे रखी है, हर चीज याद रखनी। आरबीसी कैसे शेप की थी? राउंड और बाइकॉन्केव। डब्ल्यूबीसी कैसी थी? अमीबॉइड। नर्व सेल कैसी है? ब्रांच एंड लॉन्ग। ट्रैकिड्स कैसे हैं? इलोंगेटेड। मीजोफिल सेल कैसी है? राउंड एंड ओवल शेप। कॉलमनर एपिथेलियम सेल कैसी है? लॉन्ग और नैरो। इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट सेल अभी देखी थी अपन ने, पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा की स्मॉलेस्ट सेल होती है। और लार्जेस्ट सेल पूछे तो लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच की एग सेल, आइसोलेटेड एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। रेड ब्लड सेल आरबीसी जो ह्यूमन की होती है वो 7 माइक्रोमीटर डायमीटर की होती है। और नर्व सेल जो होती है लॉन्गेस्ट सेल होती है। अगर आप पूछे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है तो कौन सी होती है? नर्व सेल होती है। सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप, मतलब सेल के अलग अलग शेप भी होते हैं, वो अपन को याद नहीं रखने, बस इतना याद रखना है ये शेप किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? उनके फंक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसा फंक्शन परफॉर्म करना होता है उस हिसाब से सेल के शेप होते हैं। तो ये अपना था सेल का ओवरव्यू। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन। नेक्स्ट अपने है प्रोकैरियोटिक सेल। तो देखो सबसे पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में क्या आता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आता है मोनेरा किंगडम। कौन सा आता है किंगडम? मोनेरा किंगडम के जितने भी मेंबर होते हैं सब प्रोकैरियोट्स में आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया,
ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या होता है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। देखो बेसिकली क्या होता है, कैटल्स जो होते हैं उनके लंग्स जो होते हैं, अपने भी लंग्स में ऐसा ही होता है, लंग्स के चारों तरफ प्लूरल कैविटी होती है और उसमें एक फ्लूइड होता है जिसे कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो कैटल्स में उन प्लूरल फ्लूइड में एक पैथोजन पाया गया और ये पैथोजन जो था वो कुछ कुछ न्यूमोनिया जैसी डिजीज फैलाता था, इसीलिए उसे क्या बोला गया? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मतलब कैटल्स के प्लूरल फ्लूइड में न्यूमोनिया जैसे ऑर्गेनिज्म थे, हालांकि वो बैक्टीरिया से कुछ अलग थे, बाद में पता चला कि वो माइकोप्लाज्मा है, तो उन्हें बोला गया पीपीएलओ। दे आर जनरली स्मॉलर। प्रोकैरियोट जो होते हैं यूकैरियोट के कंपेयर में स्मॉलर सेल्स होती है और रैपिडली क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस पूछा जाए तो साइज में डिफरेंस होता है, प्रोकैरियोट छोटे होते हैं यूकैरियोट के कंपेयर में और प्रोकैरियोट ज़्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। शेप के बेसिस पर प्रोकैरियोटिक सेल अलग अलग तरह की होती है, ये अपन ने सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी देखा था। बेसिलस जो होता है वो रॉड शेप का होता है, कोकस जो होता है स्फेरिकल शेप का, विब्रियो जो होता है कॉमा शेप का और स्पाइरिलम जो होता है स्पाइरल शेप का। मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बताया था कि इन 4 में से कौन सा मोस्ट कॉमन फेज होता है, तो आप में से जिसको भी मालूम हो कि इसमें से सबसे कॉमन फेज कौन सा होता है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला डायग्राम वगैरह तो हो गया था अपने। आगे लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होती है और वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है, हालांकि किसमें सेल वॉल नहीं होती? माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। ठीक है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्मा, और अंदर की तरफ एक फ्लूइड होता है जिसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मा। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसी वजह से ये प्रोकैरियोट्स है। हालांकि जेनेटिक मटेरियल होता है और वो नेकेड होता है। नेकेड मतलब उसके चारों तरफ क्या नहीं है? न्यूक्लियस की एनवेलप नहीं है। ठीक है। नो नॉट एनवेलप बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर आपको पूछे कि प्रोकैरियोट के जो मतलब जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो यूकैरियोट से कैसे अलग है, तो इनमें नेकेड जेनेटिक मटेरियल होता है। नेक्ड जेनेटिक मटेरियल का क्या मतलब है? कि उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, अब प्रोकैरियोट में क्या होता है कि एक तो जीनोमिक जेनेटिक मटेरियल, जीनोमिक डीएनए तो है, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। तो इनका जो जीनोमिक डीएनए होता है वो कैसा होता है? सिंगल क्रोमोसोम, सिर्फ एक क्रोमोसोम होगा। ये भी डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। यूकैरियोट में हमेशा एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं, प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है। सर्कुलर डीएनए होगा, जबकि यूकैरियोट में जनरली लीनियर डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंडेड, दोनों में ही डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन इसके अलावा प्लाज्मिड भी होता है प्रोकैरियोट में, जो कि यूकैरियोट में नहीं होते। अब प्लाज्मिड के बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स, मतलब प्लाज्मिड की वजह से उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया में कुछ यूनिक कैरेक्टर आएंगे। ये कैरेक्टर जो होंगे उनके लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी नहीं होते, कुछ एडिशनल फीचर होते हैं। जब अपन बायोटेक्नोलॉजी करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे प्लाज्मिड के बारे में अपन देखेंगे। अब जैसे कि एक दे रखा है कि कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉरेन डीएनए। जब अपन बायोटेक्नोलॉजी करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि मान लो कि ये एक बैक्टीरियल सेल है और अपन ये चेक करना चाह रहे हैं कि इसमें फॉरेन डीएनए अपन ने इंसर्ट कराया या नहीं कराया, मतलब ये डीएनए जो ये बैक्टीरिया ये ट्रांसफॉर्म हुआ या नहीं हुआ। तो उसमें सेलेक्टेबल मार्कर जैसी एक टर्म आती है और सेलेक्टेबल मार्कर जो होता है वो किसमें होता है? प्लाज्मिड में होता है। तो प्लाज्मिड की हेल्प से अपन बताते हैं कि वो फॉरेन डीएनए से बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ। ये सब अपन बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे। नेक्स्ट है नो ऑर्गेनल्स, इसके अलावा और कोई ऑर्गेनल्स इसमें नहीं होते प्रोकैरियोट्स में, जैसे कि यूकैरियोट्स में होते हैं। हालांकि एक ऑर्गेनल्स होता है राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कोई होते नहीं है प्रोकैरियोट में, राइबोसोम होता है। हालांकि राइबोसोम थोड़ा अलग होगा, यूकैरियोट में राइबोसोम 80S टाइप का होता है, जबकि प्रोकैरियोट में कैसा होता है? 70S टाइप का होता है। प्रोकैरियोट हैव समथिंग यूनिक इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। अब इंक्लूजन बॉडी और मीजोसोम दो ऐसे स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं लेकिन यूकैरियोट्स में नहीं होते। अभी इन दोनों के बारे में अपन डिटेल में अच्छे से देखेंगे।
मीजोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट, दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्ड मतलब फोल्डिंग से बनते हैं, इसको अभी अपन अलग से समझने वाले हैं। नेक्स्ट है अपने सेल एनवेलप। तो सेल एनवेलप पहले अपन यहाँ से समझते हैं। देखो प्रोकैरियोट में सेल एनवेलप या बैक्टीरिया में सेल एनवेलप जो होता है वो टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे बाहर होता है ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह का हो सकता है, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। स्लाइम लेयर जो होती है थिन और लूज होती है और स्टिकी सरफेस बनाती है, जबकि कैप्सूल जो होता है थिक और टफ होता है। और ये वाला अगर जिस बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल है वो किसी होस्ट के अंदर जाए तो होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाने का काम करता है कौन? कैप्सूल। सेल वॉल कैसी होती है डिटरमाइन करती है बैक्टीरिया का शेप, और ये सेल वॉल का हमेशा फंक्शन होगा प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलेप्सिंग, मतलब बर्स्ट फटने से और कोलेप्स होने से रोकती है। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होती है, इंटरेक्ट करती है आउटसाइड एनवायरनमेंट में, और सेल मेम्ब्रेन हूबहू वैसी ही होती है जैसे कि यूकैरियोट्स में होती है। ठीक है, तो अब अपन एक एक करके यहाँ एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ वो भी देखते हैं। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है सेल एनवेलप, जिसमें क्या आते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट कौन सा होता है? ग्लाइकोकैलिक्स, फॉलोड बाय सेल वॉल, और फिर सबसे अंदर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, सबके अलग अलग फंक्शन है। जैसे इसका फंक्शन है कि होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाता है, ये बर्स्ट होने से रोकता है, ये इंटरेक्ट करता है, लेकिन ओवरऑल ये तीनों स्ट्रक्चर कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाते हैं। Bacteria can be classified into two groups on the basis of different cell envelope, and cell envelope में फर्क की वजह से दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव, और ये ग्राम स्टेन के बेसिस पर होता है। अब ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होता है वो अपन समझते हैं। देखो आप, मैं पहले आपको समझा देता हूँ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है। तो देखो आपको क्या करना है, बैक्टीरिया लेना है और उस बैक्टीरिया के ऊपर क्रिस्टल वॉयलेट डाई, मतलब वॉयलेट कलर की डाई होती है जिसे ग्राम डाई या जेंसन वॉयलेट भी कहते हैं। अब आप जो भी बैक्टीरिया की कॉलोनी होगी उसके ऊपर ये डाई डालोगे तो सारे बैक्टीरिया इसी कलर से स्टेन हो जाएंगे। लेकिन बाद में जब अपन उसे वॉश करेंगे, ये आप चाहो तो याद करो चाहो तो मत करो, ये मायने नहीं रखता कि किससे वॉश कर रहे हैं। वैसे पहले वाटर से वॉश करते हैं, फिर KI से और अल्कोहल से वॉश करते हैं। मेन मुद्दा है कि पहले उसे स्टेन करना है और फिर उसे वॉश करना है। अब वॉश करने से पहले तो सब स्टेन हो गए थे, लेकिन वॉश करने के बाद कुछ अपना कलर रिटेन रखेंगे और कुछ अपना कलर रिटेन नहीं रखेंगे। तो जो कलर रिटेन करेंगे उन्हें तो अपन कहेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो नहीं करेंगे उन्हें क्या कहेंगे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर इनमें आप कुछ और डिफरेंस लर्न करना चाहें, वैसे अपनी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन करना चाहें, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, ग्राम नेगेटिव की थोड़ी सी थिन होती है। ग्राम पॉजिटिव जो है कलर रिटेन करते हैं, ये कलर रिटेन नहीं करते। ग्राम पॉजिटिव में एक एडिशनल मेम्ब्रेन नहीं होती और इनमें एडिशनल मेम्ब्रेन होती है, और इसी मेम्ब्रेन की वजह से ये ज़्यादा पैथोजेनिक भी हो जाते हैं, और इसी मेम्ब्रेन की वजह से ये अपना कलर रिटेन नहीं रखते। ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ फिम्बरी होती है, ग्राम नेगेटिव में फिम्बरी भी होती है और पिलाई भी होती है। ठीक है, इसमें से कुछ जो होते हैं पैथोजेनिक होते हैं, पर ज़्यादातर पैथोजेनिक कौन सी कैटेगरी के होंगे? ग्राम नेगेटिव के। अगर अपनी 11-12 की बुक्स में जितने भी बैक्टीरिया के एग्जाम्पल दे रखे हैं, अगर उनमें से अपन आइडेंटिफाई करें तो ई कोलाई एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइजोबियम भी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जबकि ग्राम पॉजिटिव में कौन कौन से आते हैं? क्लोस्ट्रीडियम आता है, अपने लैक्टोबैसिलस आता है, फ्रैंकिया आता है। देखो ये ज़्यादातर जो है अपने जो पैथोजेनिक, और कोई भी पैथोजेनिक आपको पता चले तो वो किस में आएंगे? ग्राम नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, अब अपन वापस अपने ऊपर चलते हैं जो अपन लाइन कर रहे थे। तो बैक्टीरिया सेल एनवेलप के बेसिस पर कितने तरह के होते हैं? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव।
ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस। ग्लाइकोकैलिक्स का दो तरह के हो जाएंगे, एक स्लाइम लेयर और एक क्या हो जाएगा, कैप्सूल। द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप, ये अपन कर चुके हैं। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रिवेंट बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलेप्सिंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल होती है। सेलेक्टिव परमेबल का क्या मतलब होता है, कुछ सर्टेन सब्सटेंस को ही अंदर जाने देती है। सॉल्वेंट तो सारे जाएंगे ही, और सॉल्यूट के लिए इम्परमेबल होती है। इस हिसाब से ये कैसी होनी चाहिए, सेमी परमेबल। लेकिन कुछ सॉल्यूट के लिए कुछ स्पेशल मैकेनिज्म से उसे अंदर ले सकती है अपनी बॉडी के नीड के हिसाब से, इसलिए ऐसी मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, सेलेक्टिव परमेबल कहेंगे। उसके लिए चैनल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कैरियर प्रोटीन्स होती है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चरली टू यूकैरियोट, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेसिस पे प्रोकैरियोट यूकैरियोट एक जैसे होते हैं। अब स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसे मीजोसोम कहते हैं, ये जो होता है इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन की वजह से बनता है, और ये एक्सटेंशन जो होते हैं वेसिकल के फॉर्म में हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, लेमिली के फॉर्म में हो सकते हैं। मीजोसोम के क्या क्या फंक्शन है, तो मीजोसोम देखो, एक तो क्या करता है, हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में। अब देखो ये कैसे होता है, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया का मान लेते हैं मीजोसोम है, ठीक है, और यहाँ पर एक अपना जेनेटिक मटेरियल है। तो पहले क्या होगा, इस जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन होने के बाद मीजोसोम जो है उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, हो गए। अब एक टुकड़ा एक जेनेटिक मटेरियल से अटैच रहेगा, दूसरा दूसरे से। अब ये मीजोसोम एक दूसरे से दूर खिसकने लगेंगे, तो ऐसे होने से क्या होगा कि एक तरफ एक आ जाएगा क्रोमोसोम और दूसरी तरफ दूसरा जेनेटिक मटेरियल। अब इन दोनों के बीच में स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो जो मीजोसोम होता है डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, साथ में उनका डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं डॉटर सेल में। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इसी वजह से ये माइटोकॉन्ड्रिया के अपने क्या माना जा सकता है, एनालोगस माना जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे फंक्शन करते हैं। इसके अलावा सिक्रेशन का भी काम करते हैं। अब देखो सेल मेम्ब्रेन ऐसी थी और एक में सेल मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड होकर मीजोसोम बना है। अगर मैं पूछूं इन दोनों में से किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो नीचे वाली का सरफेस एरिया ज़्यादा है। इसका मतलब ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ाते हैं। इन सम प्रोकैरियोट लाइक साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में एक और मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होता है जिसे क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर। तो अगर आपको पूछे प्रोकैरियोट में प्रेजेंट दो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन के नाम बताओ, तो एक तो होगा मीजोसोम और एक क्या होगा, क्रोमेटोफोर। लेकिन सब में सिर्फ मीजोसोम होता है, क्रोमेटोफोर कुछ में सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में होते हैं। हालांकि मीजोसोम भी ज़्यादातर एरोबिक बैक्टीरिया में होते हैं जिनमें अपने क्या माइटोकॉन्ड्रिया जैसे फंक्शन की नीड होती है, ठीक है। तो क्रोमेटोफोर क्या काम करते हैं, पिगमेंट का। तो अपन यहाँ साइड में लिख देते हैं मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है मीजोसोम, एक होता है क्रोमेटोफोर। मीजोसोम जो होते हैं उनके एक्सटेंशन वेसिकल, ट्यूब्यूल्स और लेमिली के फॉर्म में हो सकते हैं। सेल वॉल फॉर्मेशन कराते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ऑर्गेनल्स मान सकते हैं। एंजाइम सिक्रेशन, इंक्रीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन सरफेस एरिया एंड सेल कंटेंट की जगह यहाँ पर एंजाइम कंटेंट लिखना, ठीक है। क्रोमेटोफोर जो होते हैं सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी में होते हैं और ये क्या करते हैं, पिगमेंट स्टोर करते हैं। अब इसके अलावा बैक्टीरिया की सेल जो होती है उसमें तीन सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं जो बैक्टीरिया की सरफेस पे होते हैं, एक फ्लैजिला, पिलाई और फिमरी। इसमें से फ्लैजिला जो होते हैं, इसमें से जो फ्लैजिला जो होंगे वो क्या करेंगे, मूवमेंट में हेल्प करता है, और पिलाई और फिमरी मूवमेंट में हेल्प नहीं करते। इसमें से फिमरी जो होता है किसी सरफेस से जुड़ने में हेल्प करती है, और पिलाई जो होती है कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है। तो देखो बैक्टीरिया सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, कि बैक्टीरिया की सेल मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल भी हो सकती है। अगर मोटाइल है तो उसमें एक चीज होगी जिसे क्या कहेंगे, फ्लैजिला। फ्लैजिला देखो किसके एक्सटेंशन से बनती है, सेल वॉल के एक्सटेंशन से बनती है। Bacteria show a range in number and arrangement of flagella. Bacterial flagellum is composed of 3 part. अब बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है 3 पार्ट से बना होता है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। इसमें सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है, फिलामेंट होता है, ठीक है। बिसाइड फ्लैजिला दो और सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं, साफ साफ लिख रही है एनसीईआरटी, मतलब इनका मतलब इन तीनों को क्या कहते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर कहते हैं, फ्लैजिला, पिलाई और फिमरी। अब पिलाई और फिमरी जो है उन दोनों में एक तो साइज और शेप में मतलब
क्या कहते हैं, लेंथ में फ़र्क होता है। पिलाई जो होती है ज़्यादा लंबी होती है और ट्यूबुलर शेप की होती है। फिम्बरी जो होते हैं छोटे होते हैं और ब्रिसल लाइक होते हैं। दोनों ही स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं, आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। दोनों ही पिलीन प्रोटीन के बने होते हैं। किस प्रोटीन के बने होते हैं? पिलीन प्रोटीन के। ठीक है, और दोनों का शेप हो गया, साइज हो गई। अब ये काम क्या करती है? तो देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है फिम्बरी के बारे में कि देर आर नॉन टू हेल्प इन अटैच टू बैक्टीरिया टू रॉक एंड स्ट्रीम एंड ऑल्सो इन होस्ट टिश्यू। लेकिन ये किसके बारे में दे रखा है? ये फिम्बरी के बारे में दे रखा है। आपके नीट में क्वेश्चन आया था कि रॉक स्ट्रीम और मतलब स्ट्रीम में रॉक से अटैच होने के लिए, होस्ट टिश्यू से अटैच होने के लिए बैक्टीरिया किस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है? तो किसका करेगा? फिम्बरी का। पिलाई जो होती है कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है, मैंने चैप्टर नंबर 2 में समझाया था। नेक्स्ट अपना टॉपिक है राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम होते हैं और राइबोसोम थोड़े अलग होते हैं। ओवरऑल ये 70S टाइप के होते हैं और इनमें 50S और 30S दो सब यूनिट होती है। एस क्या होता है? स्वेडबर्ग यूनिट। अभी इसको आगे अपन अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि प्रोकैरियोट में 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं, जबकि यूकैरियोट में 70S टाइप के, और सॉरी यूकैरियोट में 80S टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोट में कौन से होते हैं? 70S टाइप के। यूकैरियोट में जो 80S टाइप होता है उसकी दो सब यूनिट होती है, 60S और 40S। जबकि प्रोकैरियोट में जो ये 70S है इसकी दो सब यूनिट है, 50S और 30S। और इन्हें आप ऐड करके ना देखें, ठीक है? ये हमेशा याद रखें, ऐसे ना कहे कि 60 और 40 100 हो रहे हैं, 50 और 30 तो 80 हो रहे हैं। ठीक है, ये सब यूनिट है और जो डेंसिटी के बेसिस पर होते हैं। राइबोसोम जो होता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब प्रोकैरियोट में जो होता है कि एक ये मान लेते हैं एमआरएनए और इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम की स्मॉल और लार्ज सब यूनिट एक साथ जुड़ जाएगी और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे। इन्हें पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। नेक्स्ट है इंक्लूजन बॉडी। अब इंक्लूजन बॉडी क्या होता है? प्रोकैरियोट में जो रिजर्व मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में इनसॉल्युबल फॉर्म में मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिन्हें कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। ये यूकैरियोट में नहीं होते। अब इंक्लूजन बॉडी के क्या क्या एग्जाम्पल है? एक तो है फॉस्फेट ग्रेन्यूल, एक है साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, एक है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, इवन गैस वैक्यूल भी इंक्लूजन बॉडी में ही आती है। लेकिन ग्लास वैक्यूल जो होती है सब में नहीं होती, ये सिर्फ ब्लू ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया में और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पहला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। पहला है कि दे आर नॉट बाउंड इन एनी मेम्ब्रेन। ये एकदम सही है, उनमें सच में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। दे आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अपन ने नहीं पढ़ी। दे लाई इन फ्री इन साइटोप्लाज्म, ये सही है। दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल, ये भी सही है। तो अपन कौन सा ऑप्शन इसमें रॉन्ग चूज करेंगे? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं होता? मीजोसोम प्रोकैरियोट में होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में होते हैं, राइबोसोम भी सब में होता है, न्यूक्लियर एनवोलॉप सिर्फ यूकैरियोट में होते हैं। इतने सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी रीड करें। देखो ये वाला क्वेश्चन जो अभी मैं बता रहा था, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक और होस्ट टिश्यू, वो कौन सा था? फिम्बरी था। क्या था? फिम्बरी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी। अभी इंक्लूजन बॉडी के एग्जाम्पल लिखाए थे, तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल था, फॉस्फेट ग्रेन्यूल था, साइनोफाइसिन था, इवन गैस वैक्यूल भी हो सकता है। लेकिन पॉलीसोम तो क्या होता है? राइबोसोम होते हैं, तो ये इंक्लूजन बॉडी में नहीं आते। अब देखो ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर कराते समय भी इस डायग्राम से समझाया था, एक बार वापस समझ लो। ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के चारों तरफ देखो ये सेल एनवलप है, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलके सेल एनवलप बनाते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो स्लाइम लेयर और कैप्सूल जैसा हो सकता है। सेल वॉल जो होता है वो एमिनो एसिड और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। पॉलीसेकेराइड कौन सी होती है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, NAG और NAM। अब जो ये अपने कार्बोहाइड्रेट है, इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे ग्लाइकन कहते हैं। ठीक है, जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे ग्लाइकन, और एमिनो एसिड से जो बनेगा पेप्टाइड, तो इसे पेप्टिडोग्लाइकन भी कह सकते हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल, या एमिनो एसिड और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं एमिनो एसिड और NAG NAM की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपोप्रोटीन और मतलब यूनिट मेम्ब्रेन है, जैसे कि यूकैरियोट की होती है। अभी आगे देखेंगे अपन कैसी होती है यूकैरियोट में।
उसके अलावा उनके ऊपर सरफेस स्ट्रक्चर कौन कौन से थे, फ्लैजिला था, फिम्बरी था और पिलाई था। फ्लैजिला मोशन में हेल्प करती है, ये दोनों मोशन में हेल्प नहीं करती, एकदम याद रखना मोशन में हेल्प नहीं करती है। पिलाई ट्यूबुलर होती है, फिम्बरी जो ब्रिस्टल लाइक होती है। पिलाई लार्ज होती है, ये स्मॉल होती है। लेस इन नंबर, ये मोर इन नंबर। ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है, ये अटैचमेंट में हेल्प करती है। अब बैक्टीरिया के अंदर चले तो इसके सेल मेम्ब्रेन के दो एक्सटेंशन होते हैं, एक मीजोसोम और एक क्या होता है, क्रोमेटोफोर। हालांकि क्रोमेटोफोर सिर्फ किस में होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में। अगर उसके अंदर चले तो साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में एक तो इंक्लूजन बॉडी होती है। इंक्लूजन बॉडी क्या करती है, स्टोर करती है सब्सटेंस को इन इनसॉल्युबल फॉर्म विदाउट मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन नहीं होती, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में करती है, इनसॉल्युबल फॉर्म में स्टोर करती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड वो जगह होगी जहाँ जेनेटिक मटेरियल होता है, हालांकि कोई मेम्ब्रेन नहीं होती इस रीजन के चारों तरफ। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और क्या रह गया, एक प्लाज्मिड भी होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बारे में मैं बता चुका हूँ। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, तो कौन सा स्ट्रक्चर करता है, मीजोसोम। सही है ना, मीजोसोम किसका फंक्शन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का। इसी वजह से कुछ बुक्स में मीजोसोम को कॉन्ड्रियोइड कहते हैं। कॉन्ड्रियोइड, OID वर्ड का क्या मतलब होता है, उसके जैसा, किसी चीज के जैसा। तो न्यूक्लियोइड मतलब न्यूक्लियस जैसा, कॉन्ड्रियोइड मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जैसा, ठीक है। द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव। अब देखो फिम्बरी, फ्लैजिला, सीलिया, पिलाई, ये सब स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें से पिलाई और फिम्बरी जो होता है वो मोशन में कभी नहीं होंगे। फ्लैजिला और सीलिया मोशन में होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में सीलिया होते ही नहीं है। सीलिया सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। तो आंसर क्या होगा, फ्लैजिला। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ओमिनस सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग द सेल डिवीजन। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, नीट 2019 में। किसकी वजह से हुआ, किसने दिया था ये, रुडोल्फ विर्चोव ने। नेम स्लाइडन एंड स्वान आर एसोसिएट विद, ये भी कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, किससे एसोसिएट है, सेल थ्योरी से। नेक्स्ट है व्हाई इज अ कैप्सूल एडवांटेज टू बैक्टीरियम। बैक्टीरियम में क्या मदद करता है कैप्सूल, तो देखो कैप्सूल जो होता है वो थिक और टफ जो होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स। और ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को हाइड करने में हेल्प करता है, किससे, होस्ट के इम्यून सिस्टम से। एक एक करके देखो, अगर आप ये वाला पॉइंट ना भी पढ़े तो एक एक करके देखो। बैक्टीरिया को सूखने से बचाता है, ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा नहीं। लोकोमोशन में या किसी सरफेस से अटैच होने में, सरफेस से अटैच होने में तो क्या इस्तेमाल होती है, फिम्बरी का इस्तेमाल होता है। तो ये ठीक है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस। तो देखो प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस, इसमें न्यूक्लियोइड होता है जिसमें एनवेलप नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस होगा जिसके चारों तरफ एनवेलप होता है। मेम्ब्रेन बाउंड एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट में इंक्लूजन बॉडी होती है, इसमें कोई इंक्लूजन बॉडी नहीं होती। प्रोकैरियोट में 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, इसमें 80S टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोट में कोई कंपार्टमेंट नहीं होंगे, साइटोप्लाज्म में यहाँ पर कंपार्टमेंट होते हैं। यहाँ कोई साइटोस्केलेटन नहीं होता, यहाँ साइटोस्केलेटन होते हैं। मीजोसोम जो होता है प्रोकैरियोट में होता है, इसमें यूकैरियोट में नहीं होगा। क्रोमेटोफोर भी प्रोकैरियोट्स में होते हैं, यूकैरियोट में नहीं होते। हालांकि यूकैरियोट में मीजोसोम की जगह माइटोकॉन्ड्रिया होती है और क्रोमेटोफोर की जगह प्लास्टिड होता है। सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, लीनियर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और क्रोमोसोम हमेशा एक से ज्यादा होंगे। प्लाज्मिड इसमें होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। इसमें जो सेल डिवीजन होगा उसे पर मियोसिस माइटोसिस की कैटेगरी में नहीं रख सकते, तो ए माइटोसिस कह लेते हैं, और जबकि इसमें माइटोसिस या मियोसिस होंगे। हिस्टोन एब्सेंट होते हैं, इसमें हिस्टोन प्रेजेंट होते हैं। कुछ और पॉइंट भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है। अभी अपन ने आगे पीछे देखा था, ये कंपैरेटिवली क्या होती है, लार्ज होती है। ये जो होती है मल्टीप्लाई, रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो क्या होता है, रैपिड पेस से होता है, ठीक है। और ये कैसे करते हैं, स्लो करते हैं, ठीक है। एक ये लिख सकते हैं कि इसमें 1 क्रोमोसोम होता है। अभी अपन ने एनसीईआरटी में लिखा हुआ देखा था कि प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम कितना होता है, सिंगल क्रोमोसोम, जबकि यहाँ पर क्या होते हैं, मोर देन 1 क्रोमोसोम। एटलीस्ट 2 क्रोमोसोम तो होंगे, मोर देन 1 क्रोमोसोम। तो ये सब अपने किसके बारे में था, प्रोकैरियोट के बारे में था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो देखो चैप्टर जहां अपन ने स्टार्ट किया था वहीं पर मैंने 5 किंगडम सिस्टम में से आपको बता दिया था कि मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं और बाकी के 4 किंगडम जो है वो अपने किस में आते हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं।
तो प्रोटिस्ट, प्लांट और एनिमल्स और फंगाई ये सब किस में आते हैं? अपने यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल में क्या लिखा हुआ है कि देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं? अलग अलग कंपार्टमेंट बन जाते हैं। अब आप इस कंपार्टमेंट को दो तरीके से समझ सकते हो। जैसे मान लो कि ये सेल है और ये मान लो कोई सेल ऑर्गेनल है, तो सेल ऑर्गेनल के अंदर और सेल ऑर्गेनल के बाहर ये दो कंपार्टमेंट हो गए। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। और कुछ टीचर्स ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे मान लो ये एक सेल ऑर्गेनल है, ये एक सेल ऑर्गेनल है, ये एक सेल ऑर्गेनल है, तो ये एक कंपार्टमेंट हो गया, ये एक कंपार्टमेंट हो गया, ये एक कंपार्टमेंट हो गया। लेकिन बेसिकली सेल ऑर्गेनल्स होंगे तो कंपार्टमेंट होंगे, तो कंपार्टमेंट बनना साइटोप्लाज्म में किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हो गया? यूकैरियोट का होगा, क्योंकि प्रोकैरियोट में तो ऐसा होता नहीं है। तो देखो यहाँ साफ लिखा हुआ है कि कंपार्टमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म किसके थ्रू होता है? प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। इसके बाद लिखा हुआ है कि यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें क्या होती है? एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर एनवेलप होता है। इसके अलावा उसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक से ज्यादा क्रोमोसोम होता है यूकैरियोट्स में। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, सारी यूकैरियोटिक सेल एक जैसी नहीं होती। अब बेसिकली मेन डिफरेंस होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। तो देखो क्या क्या डिफरेंस होते हैं। वैसे अपन चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे और डिफरेंस अपन समझते जाएंगे, लेकिन अगर एक मोटे मोटे डिफरेंस दिखे जाए तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट में सेल वॉल होती है। एनिमल में कोई प्लास्टिड नहीं होता, प्लांट पे प्लास्टिड होता है। एनिमल में वैक्यूल या तो होती नहीं है या स्मॉल होती है, और जबकि प्लांट में एक लार्ज वैक्यूल उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है। और सेंट्रियोल जो होता है एनिमल सेल में होता है, प्लांट में नहीं होता। ये पॉइंट अपने यहाँ पर लिखे हुए देखो, साफ साफ लिखे हुए कि फॉर्मर मतलब प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, प्लास्टिड होता है और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, ठीक है। जबकि ये सारे फीचर किस में नहीं होते? एनिमल सेल में नहीं होते। जबकि एनिमल सेल में जो होता है सेंट्रियोल होता है, जो कि किस में नहीं होता? प्लांट सेल में नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपनी बुक में प्लांट सेल और एनिमल सेल के डायग्राम दिखे हुए। आप हर स्ट्रक्चर जो है उसे अच्छे से मतलब फोकस करके लेबलिंग वेबलिंग डायग्राम की अच्छे से याद रखें, जो जो अपने दे रखे हैं, ठीक है। और ये सारे सेल ऑर्गेनल्स एक एक करके अपन करने वाले हैं। सिर्फ एक पेरोक्सिसोम जो है वो अपने यहाँ पर लेबल कर रखा है, लेकिन अपनी बुक में कहीं दे नहीं रखा। अपनी बुक में एक माइक्रो बॉडीज करके एक टॉपिक पढ़ेंगे, माइक्रो बॉडीज का ही एक टाइप कौन सा होता है? पेरोक्सिसोम। बाकी क्लोरोप्लास्ट अपने आएगा, राइबोसोम आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सेल वॉल अपन करने वाले हैं। मिडल एमिला भी सेल वॉल के स्ट्रक्चर में आएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, लाइसोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे स्ट्रक्चर आएंगे, प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है, ये सब आने वाले हैं, ठीक है। एनिमल सेल में देखो यही लगभग स्ट्रक्चर है, इसमें भी पेरोक्सिसोम दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा अपने एक माइक्रोविली है जो अपन इस चैप्टर में नहीं करने वाले। वैसे माइक्रोविली क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बाहर की तरफ ऐसे इन्वेजिनेट होकर स्ट्रक्चर बना सकती है। जरूरी नहीं है कि हर एनिमल सेल में हो, लेकिन हो सकते हैं ये, ठीक है। और प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक और डिफरेंस अपन अगर गौर करें तो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो एक तरफ खिसका हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी वैक्यूल की वजह से वो एक साइड में मूव कर जाता है। जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस एकदम सेंटर में बीचों बीच होता है। सेंट्रियोल देखो यहाँ दो सेंट्रियोल बना रखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट अपने टॉपिक है जो है सेल मेम्ब्रेन। तो देखो सेल मेम्ब्रेन के बारे में अपन एनसीईआरटी रीड करते। द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि 1950s में। सेल मेम्ब्रेन जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन कहते हैं, इसकी डिटेल स्ट्रक्चर कब तक नहीं पता चली? जब तक कि माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हो गई, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ऐसे छोटा स्ट्रक्चर होता है, तो जब तक अच्छे से देख नहीं पाएंगे अपन इसकी स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं कर पाते। लेकिन उससे पहले क्या किया गया? तो देखो जब तक डिस्कवरी नहीं हुई उससे पहले बायोकेमिकल एनालिसिस या केमिकल स्टडी से अपन क्या करते थे? गैस करते थे कि सेल मेम्ब्रेन ऐसी होगी। देखो इस टॉपिक को अच्छे से समझो कि पहले अपन क्या करेंगे? बायोकेमिकल एनालिसिस करेंगे और उससे पता करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और फिर उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए इन कंपोनेंट को अरेंज करेंगे अपने अपने हिसाब से कि भाई इस तरीके से अरेंज हो तो ये सेल मेम्ब्रेन ये काम कर सकती है। तो स्टार्टिंग में जो सेल मेम्ब्रेन के जितने भी मॉडल आए थे वो सब बायोकेमिकल स्टडीज पर बेस्ड थे। तो बायोकेमिकल स्टडी करने के लिए आरबीसी का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया? आरबीसी का।
अब वैसे तो अपन कोई खास कारण नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि आरबीसी को ही क्यों चूज किया, अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है। एक तो आरबीसी में और कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होता, ठीक है। आरबीसी जब मैच्योर होती है तो उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होता, और इस वजह से जो आरबीसी है वो एक अच्छी कैंडिडेट है। यूकैरियोटिक सेल भी है और उसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल मैच्योर फॉर्म में नहीं होता, तो जब बायोकेमिकल एनालिसिस करेंगे तो वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन का ही होगा, ठीक है। तो अब देखो इस चीज को अच्छे से समझते हैं। देखो यहाँ पे वापस अपन एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि डिटेल स्ट्रक्चर ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि 1950s में हुआ। उससे पहले सिर्फ बायोकेमिकल एनालिसिस करते थे। किसका इस्तेमाल किया? आरबीसी का। जब आरबीसी का एनालिसिस किया तो पता चला कि उसमें फॉस्फोलिपिड प्रोटीन जो है वो 52% है, लिपिड जो है 40% है, और 8% अदर जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मेनली होते हैं, ठीक है। अब इससे पता क्या चला कि प्रोटीन और लिपिड दो चीजें होती हैं। बाद में एनालिसिस से ये भी पता चला कि लिपिड जो है वो मेनली कौन सा होता है? फॉस्फोलिपिड। अब अगर एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में एक हेड होता है और उसके नीचे की दो क्या होती है? चेन होती है, ठीक है। और जो ये हेड जो हेड अपन बनाएंगे वो हाइड्रोफिलिक हेड है, मतलब ये वाटर के साथ एफिनिटी शो करेगा। लेकिन चेन जो है वो क्या नहीं शो करेगी? वाटर के साथ एफिनिटी शो नहीं करती, ये हाइड्रोफोबिक चेन होती है। अब आप एक चीज और समझो अच्छे से कि मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के इस तरफ क्या होगा? साइटोप्लाज्म, मतलब वाटर होगा। और सेल के बाहर की तरफ भी और कोई ना कोई फ्लूइड होगा, मतलब वाटर होगा। मतलब सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ वाटर या वाटर कंटेन करने वाला कोई ना कोई लिक्विड जरूर होगा। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो अपने फॉस्फोलिपिड होता है उसका ये जो नीचे टेल वाला रीजन है ये पानी के साथ जुड़ना नहीं चाहता, तो इसे हाइड करना पड़ेगा। अब इसे हाइड करने का एक ही तरीका है कि आप क्या करो, इस फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर बना दो। ये ऐसे कुछ ऐसे बाई लेयर बनाने का क्या फायदा होगा? देखो ये बाहर वाली सरफेस और ये अंदर वाली सरफेस, दोनों ही तरफ कौन सा आ गया? हेड पोर्शन आ गया, तो वो पानी के साथ एफिनिटी शो कर ही सकता है। जो टेल जो पानी के साथ एफिनिटी नहीं शो करता वो बीच में आ गया। तो इसी चीज को कंसेप्ट बनाकर स्टार्टिंग के मॉडल दिए गए, और उन्होंने बोला कि क्योंकि फॉस्फोलिपिड जो है उसमें हाइड्रोफिलिक पोलर हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है, तो सुटेबल अरेंजमेंट क्या होगा? बाई लेयर अरेंजमेंट होगा, जिसमें कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होगा। और इस अरेंजमेंट से क्या फायदा है कि नॉन पोलर टेल जो है वो हाइड हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी। अब ये अरेंजमेंट से क्या, इसका तो क्लियर हो गया, बायोकेमिकल एनालिसिस हो गया, फॉस्फोलिपिड की बेसिस पर अपन ने ये भी बता दिया। अब बात उठती है कि प्रोटीन कहाँ पर है। तो बायोकेमिकल एनालिसिस से सिर्फ ये पता चला कि प्रोटीन होता है, लेकिन प्रोटीन को कहाँ पुट करें, या बीच में पुट करें या ऊपर पुट करें या बीच बीच में करें, तो इसके लिए अलग अलग मॉडल दिए गए। तो ध्यान से सुनो, अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन जो है वो क्लियर नहीं था बायोकेमिकल एनालिसिस से, और उसके लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिए। अपनी बुक में सिर्फ एक ही मॉडल दिया हुआ है और अपन को भी इसी पर फोकस करना है, लेकिन आप सुन सकते हैं कि दो मॉडल पहले, इससे पहले भी दिए गए। डेनियल डेवसन का मॉडल था जिसे सैंडविच मॉडल कहते हैं, एक रॉबर्टसन का मॉडल था जिसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं, और फिर अपनी बुक में जो दे रखा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मैं आपको एक आउटलाइन बता देता हूँ। डेनियल डेवसन का मॉडल क्या था? यही फॉस्फोलिपिड इसी तरीके से अरेंज करना है आपको, ठीक है। और इस फॉस्फोलिपिड के बाहर की तरफ, ठीक है, इस फॉस्फोलिपिड के बाहर की तरफ यहाँ प्रोटीन का एक लेयर होगा और यहाँ प्रोटीन की एक लेयर होगी। तो ये कुछ ऐसे हो गया जैसे सैंडविच बनता है, बीच में स्टफ की जगह पर क्या आ गया? फॉस्फोलिपिड, और ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्रोटीन आ गया। इसी वजह से इसे सैंडविच मॉडल कहा गया। रॉबर्टसन का मॉडल भी लगभग कुछ ऐसा ही था। साथ में उन्होंने एक पॉइंट ऐड किया था कि सारी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह जिसकी भी मेम्ब्रेन होती है, सबका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। अपन को इन दो का नाम भी याद कर लेंगे तो काफी है। अपन को मेन मॉडल जो करना है वो कौन सा करना है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो सिंगर निकोलसन का था। एक बार वापस एनसीईआरटी पे चलते, देखो क्या लिखा हुआ है। दीज स्टडी, कौन सी? बायोकेमिकल स्टडी जो है उन्होंने ये बताया कि इसमें क्या क्या होता है? लिपिड और प्रोटीन होता है, और जो मेजर लिपिड होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है। अब मेजर लिपिड कहने का क्या मतलब है? फॉस्फोलिपिड के अलावा और भी लिपिड होंगे। तो और लिपिड कौन सा होगा? देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो मेजर लिपिड कौन सा था? फॉस्फोलिपिड। और वो किस फॉर्म में अरेंज थे? बाई लेयर। क्या ये बायोकेमिकल स्टडी से ये पता चल गया बाई लेयर है? नहीं, इस प्रॉपर्टी से पता चला था कि हाइड्रोफिलिक पोलर हेड होते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल होती है, ठीक है।
तो लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर पार्ट। और इस वजह से क्या होता है, जो नॉन पोलर टेल जो होती है, जो कि किसकी बनी हुई है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। ये भी आप अच्छे से याद रखें। अगर आपको कभी कोई पूछे कि सेल मेम्ब्रेन में जो नॉन पोलर टेल है फॉस्फोलिपिड की, वो किसकी बनी हुई है, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी हुई है और वो प्रोटेक्टेड हो जाती है एक्वस एनवायरनमेंट से। इसके अलावा इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, जो सेल मेम्ब्रेन को, अपनी बुक में लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, अपने इतना ही याद रखना। नेक्स्ट है बायोकेमिकल। जो भी ये एनालिसिस था उससे ये तो पता चल गया कि सेल के अंदर, हाँ एक और चीज, बायोकेमिकल एनालिसिस से ये भी पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी होता है, फॉस्फोलिपिड तो था ही था, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी होता है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, मतलब अलग अलग सेल में अलग अलग होते हैं। अपन को आरबीसी का याद रखना है। आरबीसी में प्रोटीन कितनी होती है, 52%, और लिपिड कितना होता है, 40%। ठीक है, बाकी रिमेनिंग 8% रिमेनिंग चीजें होगी, जिसमें मेनली कौन बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तो आगे जो अपना ये डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ये डिस्क्रिप्शन अपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से दे रखा है। तो देखो पहले अपन इस डायग्राम से अच्छे से समझते हैं। देखो इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये जो आपको दिख पा रहा है, ये लिपिड का पोलर हेड है, देखो दोनों तरफ लिखे हुए हैं, और ये बीच बीच में देखो जो है उसकी क्या है, टेल वाला पोर्शन है। ठीक है, तो ये लिपिड से पूरा ऐसे बन जाएगा। अब प्रोटीन कहां पर है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है प्रोटीन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, कैसे सिर्फ बाहर और नीचे, ऊपर या नीचे ही होगा। प्रोटीन दो तरीके से अरेंज हो सकता है। एक प्रोटीन जो होगा, देखो आप देख पा रहे हो, या तो ऐसे पूरी तरीके से अंदर धसा हो या ऐसे पार्शियली अंदर एम्बेडेड हो। ऐसे दोनों प्रोटीन को अपन क्या नाम देंगे, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। देखो अपन पहले रीड करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का क्या मतलब है कि प्रोटीन को किस आसानी से निकाल पाएंगे मेम्ब्रेन में से या नहीं। तो अगर कोई चीज ऊपर लगी हुई होगी तो उसे आसानी से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर कोई चीज पूरी तरीके से अंदर धसी हुई है तो उसे मुश्किल से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो दो तरह की प्रोटीन होती है, किसके बेसिस पर होती है, डिपेंडिंग ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक होती है इंटीग्रल और एक होती है पेरिफेरल। पेरिफेरल वाली जो होती है वो सिर्फ सरफेस पर होती है, और इंटीग्रल वाली जो होती है वो या तो पार्शियली अंदर होगी या टोटली अंदर होगी। तो देखो ये जो टोटली अंदर है ये भी इंटीग्रल है, ये पार्शियली अंदर है ये भी इंटीग्रल है। अगर इधर इधर सरफेस पर कोई चिपकी हुई प्रोटीन है तो वो कौन सी होगी, पेरिफेरल होगी। तो दो तरह की प्रोटीन होती है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से, इंटीग्रल और पेरिफेरल। इंटीग्रल जो होती है वो क्या होती है, या तो पार्शियली या कंप्लीटली मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होती है, जबकि पेरिफेरल वाली जो होती है वो कहाँ होती है, सिर्फ सरफेस पर होती है। और ये दो टाइप किसके बेसिस पर है, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पर। और देखो इस वाले स्ट्रक्चर में देखो आपको बीच बीच में ये येलो कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, आप बुक में भी देख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो कोलेस्ट्रॉल है, जो बीच बीच में होते हैं और मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, स्टेबल बनाते हैं। इसके अलावा देखो ऐसे चेन लाइक स्ट्रक्चर है, ये सारी चेन जो है कार्बोहाइड्रेट की है। ठीक है, तो अगर ये कार्बोहाइड्रेट की चेन जो है वो प्रोटीन के ऊपर अरेंज है, शुगर, या देखो बुक में क्या लिखा हुआ, शुगर, शुगर कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो अगर ये कार्बोहाइड्रेट की चेन जो है प्रोटीन पर है तब तो इसे ग्लाइकोप्रोटीन कह देंगे, और अगर लिपिड के ऊपर है तो अपन इसे ग्लाइकोलिपिड कह देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते देखो, एक अपने आगे बढ़ने से पहले देखो सिंगर निकोलसन जो था उसने ये मॉडल कब दिया था, 1972 में, और ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। और इस मॉडल में क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, किसका, लिपिड का। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वासी फ्लूइड नेचर क्या होता है। क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है पार्शियली फ्लूइड और पार्शियली सॉलिड, मतलब कंप्लीटली फ्लूइड नहीं बोल सकते, कंप्लीटली सॉलिड नहीं बोल सकते। एक्चुअल में अभी अपन ने देखा था कि लिपिड में क्या होता है, ऊपर की तरफ पोलर हेड होता है, नीचे टेल होती है, टेल में कुछ सैचुरेटेड फैट भी होती है। तो सैचुरेटेड जो पार्ट होता है वो सॉलिड होता है, अनसैचुरेटेड पार्ट लिक्विड होता है। तो जो लिपिड जो होगी वो पार्शियली फ्लूइड और पार्शियली क्या होती है, सॉलिड होती है। इसलिए लिपिड का नेचर कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर होता है। और इस वजह से लिपिड के इस नेचर की वजह से लेटरल मूवमेंट हो पाता है, किसका, प्रोटीन का। प्रोटीन इसके ऊपर इस तरफ मूव कर पाते हैं बाई लेयर के अंदर। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी जो होती है, अगर आपको पूछे किसकी वजह से होती है,
क्योंकि लिपिड का कैसा नेचर होता है, क्वासी फ्लूइड। क्या फायदा होता है इसका, प्रोटीन जो होता है लेटरल मूवमेंट्स वो कर पाता है, उससे क्या बनेगी, फ्लूइडिटी मिलेगी। अब फ्लूइडिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, तो फ्लूइडिटी की वजह से ही सेल ग्रो कर पाती है, इंटरसेलुलर जंक्शन बन पाते हैं, सिक्रेशन हो पाता है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एक सेल की बाउंड्री पर अगर कुछ फूड पार्टिकल या कुछ चीज है और वो सेल उसको अंदर लेना चाहती है तो इसे कहेंगे एंडोसाइटोसिस। अगर ये सॉलिड सब्सटेंस है तो इसे कहेंगे फैगोसाइटोसिस, अगर लिक्विड सब्सटेंस है तो इसे कहेंगे पिनोसाइटोसिस। आप चाहो तो ये भी नोट कर सकते हो। तो सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रेशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, ये सब सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी की वजह से होती है और ये सब सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन भी हो गए। अगर आपको पूछे सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है तो ये सारे फंक्शन भी ही आएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो भी सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होगा और ये जो फंक्शन होगा वो अपने इसमें प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिव परमिएबल होती है। अब देखो मेम्ब्रेन आपने सुना होगा, जैसे मान लो ये कोई मेम्ब्रेन है और इससे इस तरफ ना सॉल्यूट जा सकते हैं ना सॉल्वेंट जा सकते हैं, तो इसे अपन इम्परमिएबल कहेंगे। अगर दोनों ही जा सकते हैं तो अपन इसे परमिएबल कहेंगे। लेकिन सॉल्वेंट जा सकता है और सॉल्यूट नहीं जा सकता तो इसे अपन क्या कहेंगे, सेमी परमिएबल। अब सेल मेम्ब्रेन वैसे तो सेमी परमिएबल ही होती है, लेकिन वो कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल को चैनल्स के थ्रू, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू इधर उधर जाना अलाउ कर सकती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल कहते हैं। तो मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव थ्रू मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ सेल। अगर ऐसा हो रहा है तो इसे अपन पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। और जनरली ऐसा देखो, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है अपन पहले से कैटेगरी बना लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके से होगा, एक होगा पैसिव और एक कौन सा होगा, एक्टिव। तो पैसिव में एनर्जी चाहिए नहीं चाहिएगी और एक्टिव में क्या होगी, एनर्जी चाहिएगी। पैसिव वाला हमेशा कंसंट्रेशन के हिसाब से होगा, एक्टिव वाला कंसंट्रेशन के अपोजिट भी करवा सकते हैं। तो पैसिव के एग्जांपल क्या क्या दे रखे हैं, जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं वो मेम्ब्रेन के थ्रू जा पाते हैं सिंपल डिफ्यूजन से, इसमें कोई वो रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव होगा। वाटर जो होगा वो भी मेम्ब्रेन के थ्रू मूव कर सकता है, हालांकि इस मूवमेंट को डिफ्यूजन ना कह के ऑस्मोसिस कहेंगे। अब पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पास नहीं हो पाते, क्योंकि लिपिड जो होती है वो कैसी होती है, नॉन पोलर होती है, तो उसके अंदर से पास नहीं हो पाएंगे। तो दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन। तो इसके लिए लिपिड जो अभी अपन ने इंटीग्रल प्रोटीन किए थे उसमें से कुछ इंटीग्रल प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनके बीच में कैनाल होती है, तो उसके थ्रू वो जा सकते हैं। तो उन कैरियर प्रोटीन चाहिएगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो मूव कर पाते हैं। अ फ्यू आयन और मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्टेड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। अब ये कौन सा हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है Na+K+ पंप। देखो ये जितना भी था मैंने यहाँ पे लिख दिया, वापस देखते हैं। देखो ट्रांसपोर्टेशन भी एक फंक्शन होता है, दो तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव जो होता है वो हाई टू लो चलता है, एक्टिव जो होता है लो टू हाई चलता है। एक्टिव वाले में एनर्जी रिक्वायर होगी, इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं होगी। अब पैसिव के एग्जांपल क्या क्या लिखे हुए एनसीईआरटी में, न्यूट्रल मॉलिक्यूल डिफ्यूजन से, वाटर ऑस्मोसिस से, और जो पोलर है वो कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन से जाएंगे, इसे फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे, जो अपन आने वाले वीडियो में देखेंगे, जैसे 11th चैप्टर में आपके आएगा ये, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो लो टू हाई होता है, रिक्वायर एनर्जी और सोडियम पोटेशियम पंप अपन पढ़ेंगे किसमें, जब अपन न्यूरॉन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि उसमें नर्व इंपल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, तो मतलब कैसे ट्रेवल करती है, तो वहाँ सोडियम और पोटेशियम पंप अपन को पढ़ाए जाते हैं। तो ये मेम्ब्रेन में, तो मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या क्या हो गए, सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटर सेलुलर जंक्शन, सिक्रेशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन और साथ में ट्रांसपोर्टेशन। एक और चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अपने तीन तरह के कंपोनेंट होते हैं, किसके अंदर, सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। एक होता है लिपिड, एक होता है प्रोटीन और एक होता है कार्बोहाइड्रेट। लिपिड कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड होता है, और मेनली लिपिड कौन सा होता है, फॉस्फोलिपिड, जो फ्लूइडिटी बनाता है। कोलेस्ट्रॉल भी होता है, स्टेबिलिटी बनाता है। प्रोटीन जो है इस फ्लूइड मोजेक मॉडल का मोजेक वाला पोर्शन है।
दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक या इंटीग्रल और पेरिफेरल बोल सकते हैं। इस प्रोटीन की वजह से इलास्टिसिटी होती है, कैरियर मॉलिक्यूल्स, रिसेप्टर, चैनल प्रोटीन्स, ये सब प्रोटीन होते हैं। अभी अपन ने चैनल प्रोटीन्स देखे थे। रिसेप्टर क्या होते हैं, आप सबने सुने होंगे, आरबीसी सरफेस पर एंटीजन होते हैं, तो वो एंटीजन बेसिकली प्रोटीन ही है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ जुड़ के ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में होते हैं। ये सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन और एंटीजन में हेल्प करते हैं। तो एंटीजन जो होते हैं वो बेसिकली ग्लाइकोलिपिड वगैरह हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट हेल्प करेंगे। अब ऐसे एंटीजन अपन आरबीसी की सरफेस पर देखते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपने सेल वॉल। तो देखो सेल वॉल को अपन पहले पहले सेल वॉल को समझने से पहले ये समझ लेते हैं सेल वॉल क्या होती है। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होती है और किस किस में होती है, एक तो बैक्टीरिया में होती है, प्रोटिस्टा में होती है, फंगाई में होती है, प्लांटी में होती है। बैक्टीरिया में नॉन सेलुलोजिक होती है, किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, NAG, NAM, और साथ में क्या होता है, एमिनो एसिड। प्रोटिस्टा में किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। कौन कौन से प्रोटिस्टा में होता है, क्राइसोफाइट्स में होता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स में होता है। क्राइसोफाइट में सेलुलोज और सिलिका की बनी होती है, डाइनोफ्लैजिलेट में स्टिफ सेलुलोज की बनी होती है। फंगाई में किसकी होती है, काइटिन की, जिसे फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। और अगर आप याद रखना चाहो तो काइटिन जो होता है NAG का क्या होता है, पॉलीमर होता है। प्लांट में अपने मेनली क्या होता है, सेलुलोज, इसके अलावा हेमी सेलुलोज भी होगा, पेक्टिन भी होगा, प्रोटीन भी होगा। ये सब अपने इस पैराग्राफ में नोट किया हुआ है। इस पैराग्राफ में ये भी लिखा हुआ है कि एल्गी में सेलुलोज तो होता है, उसके अलावा गैलेक्टन्स, मेनाज, मेनन्स और मिनरल्स जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट आते हैं, ये सब भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो जो सेल वॉल जो होती है उसमें देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, अच्छा समझना। सबसे पहले एक सेल में जो सेल वॉल बनती है वो अपनी होती है प्राइमरी सेल वॉल। कौन सी बनेगी, प्राइमरी सेल वॉल। ये अपन ने एक और बना दी प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल के अंदर कभी कभार और एक लेयर बन सकती है जिसे अपन क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेल वॉल। और ये कब बनेगी, जब प्लांट का जो पर्टिकुलर टिश्यू होगा थोड़ा और मैच्योर होगा, तब अंदर बनने लगेगी। याद रखना चाहो तो सेकेंडरी सेल वॉल में 3 लेयर होती है, S1, S2, S3, अपने दे नहीं रखा। तो पहले कौन सी थी, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। और पहले तो यही होती है, तब तक प्राइमरी सेल वॉल होती है, ये प्लांट का ये पोर्शन फ्लेक्सिबल रहेगा। फिर धीरे धीरे इसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल बनने लगती है। और कुछ केस में, बहुत ही कुछ केस में, एक दो जिम्नोस्पर्म में एग्जांपल है जिसमें टर्सरी सेल वॉल भी होती है। अपने एनसीईआरटी में वो लिखा हुआ नहीं, अगर होगी तो वो कहाँ होगी, और अंदर होगी। और सबसे अंदर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। अब दो सेल वॉल के बीच में इनको चिपकाने का काम करेगी मिडल लेमिला। इसका जो सब्सटेंस होता है उसे अपन सेल सीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल सीमेंट, क्योंकि ये दो सेल वॉल को चिपकाने का काम करेगी। तो अपन एनसीईआरटी से पढ़ते, देखो नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। सेल वॉल जो होती है वो शेप तो प्रोवाइड करती है, साथ में प्रोटेक्ट करती है सेल को मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से। बड़े बड़े पार्टिकल इससे अंदर नहीं जा सकते। सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करती है, बैरियर माइक्रोब्स वगैरह से भी बचाती है। जो भी था वो मैंने साइड में लिख दिया, किसमें से किसकी बनी होती है। एल्गी के लिए अलग से लिखा हुआ है इस चैप्टर में कि इसमें सेलुलोज के अलावा गैलेक्टन्स और मेनन्स और मिनरल्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। सेल वॉल यंग प्लांट की, अभी मैंने बताया जो बनेगी कौन सी होगी, प्राइमरी सेल वॉल होगी, जो कि क्या होगी, कैपेबल होगी किसके, ग्रोथ के। उसके बाद में ग्रेजुअली ये देखो, जैसे मान लो कि स्टार्टिंग में ये अपन ने इतनी थिक बनाई, ठीक है, ये अपन बना देते हैं, क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। और ये इसके अंदर बनने लगी सेकेंडरी सेल वॉल। जैसे जैसे सेकेंडरी सेल वॉल मोटी होने लगेगी, ये मान लो सेकेंडरी सेल वॉल मोटी होने लगी, तो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो क्या होने लगेगी, थिन होने लगेगी, डिमनिश होने लगेगी। तो ये लिखा हुआ है कि ग्रेजुअली ये डिमनिश होती है जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है, और उसके अंदर कौन सी सेल वॉल बनने लगती है, सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी, जो कि अंदर की तरफ बनेगी, टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन। टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन मतलब ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो अंदर की तरफ, यहाँ अंदर की तरफ बनेगी। मिडल लेमिला भी होती है। मिडल लेमिला जो होती है कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, आप याद रख सकते हो, इसे सेल सीमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये ही इसी सब्सटेंस की वजह से ग्लू कर पाती है दो नेबरिंग सेल। सेल वॉल और मिडल लेमिला, उसके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा, जो एक सेल के सेल वॉल साइटोप्लाज्म को दूसरे से कनेक्ट करता है। ये दो सेल है, तो ये एक का साइटोप्लाज्म, ये दूसरे के साइटोप्लाज्म से इसके थ्रू कनेक्ट है। तो ये बीच का जो स्ट्रक्चर है इसे अपन क्या कहेंगे, प्लाज्मोडेस्मेटा।
और इस कनेक्शन में मेनली इंपॉर्टेंस निभाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसे कहते हैं डेस्मोट्यूब्यूल्स कहते हैं, जो दोनों के बीच में कनेक्शन बनाता है। आप चाहो तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने आगे लेते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होती है वो किससे बनती है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल्स, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों कहते हैं इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि इन सब के फंक्शन जो है एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में चलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगी अभी अपन देखेंगे प्रोटीन और लिपिड बनाएगा। वेसिकल्स क्या करेगी, इन प्रोटीन और लिपिड को गोल्जी बॉडी के पास पहुंचाएगी। गोल्जी बॉडी उसमें क्या करेगी, मॉडिफिकेशन करेगी, पैक करेगी, और ऐसे ही एक मॉडिफिकेशन से लाइसोसोम भी बनता है। तो इन सब के फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल्स, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम मिलकर क्या बनाते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है कि व्हाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल is distinct in term of its structure and function, many of these are considered together as endomembrane system। और क्यों कह पाते हैं उसके लिए एनसीईआरटी लिखती है, क्योंकि इनके फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। और इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्जी बॉडी आती है, लाइसोसोम आता है, वैक्यूल आती है। क्योंकि इनके फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम इन सब के साथ कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में नहीं है, तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। और इसी पर देखो आपका एक PYQ भी आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। तो गोल्जी बॉडी तो होती है, वैक्यूल भी होती है, लाइसोसोम, वेसिकल्स, वैक्यूल एक ही बात है, ठीक है। और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इन तीन ऑप्शन में से हो सकता था। पेरोक्सिसोम इसका हिस्सा नहीं है, तो क्या आंसर सही होगा इसका, पेरोक्सिसोम। अब अपन एक एक करके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, ये आपकी क्या है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ ही आपके क्या बनती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है, ऐसे फोल्ड होते जाते हैं। और ये फोल्ड जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। ये दो तरह के होते हैं, कुछ पे देखो आप ऐसे ग्रेन्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर है जिन्हें राइबोसोम कहते हैं, और कुछ के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर नहीं है। तो जिसके ऊपर है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, और जिसके ऊपर नहीं है उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। आप अगर नॉलेज के लिए जानना चाहें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। सिस्टर्नी, ऐसे लंबी लंबी से स्ट्रक्चर होते हैं, ये अनब्रांच्ड होते हैं, और जनरली इन्हीं के ऊपर राइबोसोम होते हैं। और ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और इसके अलावा वेसिकल्स होती है, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है, तो सिस्टर्नी होती है, वेसिकल्स होती है, और ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म। तो देखो नेटवर्क है इसलिए रेटिकुलम वर्ड आया, साइटोप्लाज्म के अंदर है इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है सेल के साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। देखो यह है ना कंपार्टमेंट बनना, एक इसके अंदर का और एक इसके बाहर का। इसके अंदर के पार्ट को कहेंगे ल्यूमिनल, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगी, और बाहर के पार्ट को एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जो कि साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट्स कहलाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसके ऊपर राइबोसोम अटैच हो सकता है, अगर है तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, और नहीं तो उसे अपन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अब रफ और स्मूथ दोनों के अलग अलग फंक्शन है। रफ जो होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रेशन का काम करती है, और ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है, अगर आप ऑर्डर जानना चाहें। इसीलिए यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो कंटिन्यूअस होगी वो कौन सी होगी, रफ, उसके बाद स्मूथ बनती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाती है, लिपिड सिंथेसिस करती है, और लिपिड लाइक जैसे स्टेरॉल हार्मोन्स वगैरह भी यही बनाती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस किससे रिलेटेड है, रफ से, और लिपिड सिंथेसिस किससे रिलेटेड है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इसके अलावा एक और फंक्शन आप लिखना चाहो तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करती है, और वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। आप चाहो तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने जो है वो है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी किसने की थी, कैमिलियो गोल्जी ने की थी, और इन्होंने ये डिस्कवरी जो है
आउल जो होता है, उल्लू जो होता है, उसकी सेल के अंदर की थी। न्यूक्लियस के पास में उन्होंने एक और स्ट्रक्चर देखा जिसको उन्होंने अपने ही नाम पर क्या नाम दिया, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी बोला। ठीक है, अब एक्चुअल में गोल्जी बॉडी जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनती है, तो उसमें भी सिस्टर्नी, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स ये सब होंगे। तो देखो लिखा हुआ है, दे कंसिस्ट मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोला गया है, सिस्टर्नी। उसकी अपने साइज दे रखी है। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल, एक के ऊपर एक अरेंज, जैसे ये एक सिस्टर, उसके ऊपर दूसरी सिस्टर्नी, फिर ऐसे देखो सिस्टर्नी अरेंज है। ये इससे क्या बन रही है, बाहर की तरफ वेसिकल्स बन रही है। वेरी नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, अलग अलग गोल्जी कॉम्प्लेक्स में अलग अलग नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो गोल्जी बॉडी में दो तरह की फेस होती है। तो मान लो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ऊपर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसके बाद गोल्जी बॉडी बनेगी। तो इसके दो फेस हो गए, एक ऐसा फेस, अब ये फेस शेप के बेसिस पर इसे कॉन्वेक्स फेस कह सकते हैं और इस वाले को कॉनकेव कह सकते हैं। ये न्यूक्लियस की तरफ है, ये न्यूक्लियस से दूर है, तो कॉनकेव फेस अवे फ्रॉम न्यूक्लियस होता है, कॉन्वेक्स फेस टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होता है। देखो यहाँ न्यूक्लियस के ऊपर जुड़ी हुई होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे वेसिकल्स जाएगी इसके अंदर, तो स्टार्टिंग में जो भी बनना होगा वो सब किससे होगा, कॉन्वेक्स फेस से, इसलिए इसे फॉर्मिंग फेस कहते हैं। और फिर उसमें मॉडिफिकेशन के बाद वो सेल में रिलीज की जाएगी इस तरफ से, क्योंकि तब तक वो पूरा प्रोडक्ट बन चुका होगा, मैच्योर हो चुका होगा। तो इस वाली फेस को मैच्योरिंग फेस, ट्रांस फेस कहते हैं। ठीक है, तो देखो दो ही फेस होती है, सिस फेस और ट्रांस फेस। ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। गोल्जी अपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। मेनली ये क्या काम करती है, मटेरियल को पैक करती है और मॉडिफाई भी करती है। क्या करती है, उसमें मॉडिफिकेशन भी लाती है। तो क्या लिखा हुआ है, पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर आइदर इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के अंदर, और सिक्रेटेड आउटसाइड सेल, मतलब सेल के बाहर। तो सेल के बाहर किसी चीज को भेजना है या सेल के अंदर कुछ सिक्रेट करना है, तो वो काम गोल्जी बॉडी का होता है। मटेरियल टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, वो किसके फॉर्म में बनेगी, वेसिकल्स के फॉर्म में बनेगी। ठीक है, वो पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगी सिस फेस की तरफ, और फिर गोल्जी बॉडी में वो मूव करेगी और मैच्योर फेस से बाहर की तरफ जाएगी। दिस एक्सप्लेन वाई गोल्जी अपरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही वजह है कि गोल्जी बॉडी हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में ही होती है और उनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड भी होता है। मॉडिफाइड इन सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी apparatus, देखो अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो प्रोटीन बनती है वो जो प्रोटीन मॉडिफाई हो सकती है, क्योंकि गोल्जी बॉडी मॉडिफिकेशन का काम करती है, एक तो पैकेजिंग का करती है, एक मॉडिफिकेशन लाती है, और ये मॉडिफिकेशन का होगा गोल्जी अपरेटस के सिस्टर्नी में होगा, और फिर उस मॉडिफिकेशन करके वो ट्रांसफेज से उसे रिलीज कर देगी। ये इस पर भी आपका PYQ आ रखा है कि ये इंपॉर्टेंट साइट है किसके फॉर्मेशन के लिए, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। अब देखो ग्लाइकोप्रोटीन बनाने के लिए प्रोटीन के ऊपर ग्लाइकोजन जोड़ना पड़ेगा, और ग्लाइकोलिपिड बनाने के लिए लिपिड के ऊपर ग्लाइकोजन जोड़ना पड़ेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो प्रोटीन और लिपिड बना सकती है, तो उसमें मॉडिफिकेशन कौन करती है, गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस के क्या क्या फंक्शन हो गए, एक तो पैकेजिंग का हो गया, एक डायरेक्टर हो गया मैक्रोमोलिक्यूल का। डायरेक्टर मतलब कि जो चीज बनी है उसे सेल के अंदर भेजना है या सेल के बाहर भेजना है, ये भी यही डिसाइड करती है। मॉडिफिकेशन ला सकती है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड बना सकती है। इसके अलावा लाइसोसोम बनाने का फंक्शन भी किसका होता है, गोल्जी बॉडी का होता है। एक्रोसोम जो बनता है स्पर्म में, आप 12th क्लास की बुक में देखते हैं, वो भी गोल्जी बॉडी ही बनाती है। और सेल वॉल बनते समय सेल प्लेट जो बनती है वो भी गोल्जी बॉडी की वजह से बनती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे लेते हैं लाइसोसोम। तो देखो लाइसोसोम जो है वो भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और ये लास्ट ऑर्गेनल है, सॉरी लास्ट क्या सेकंड लास्ट ऑर्गेनल है अपने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। और लाइसोसोम जो है वो कैसे बनती है, पैकेजिंग प्रोसेस से बनती है। इसका मतलब लाइसोसोम बनाने का काम कौन करता है, गोल्जी अपरेटस। अब लाइसोसोम बनाते समय एकदम सिंपल सा एक बैग लेना है, और उसमें क्या करना है, बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फिल कर देने हैं। एंजाइम सारे क्या होते हैं, प्रोटीन। तो प्रोटीन तो होते हैं गोल्जी बॉडी के पास में, वो मॉडिफिकेशन करके उसे एंजाइम का फॉर्म दे सकती है। तो इससे क्या बन जाएगा, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसका मतलब वो हर बायोमोलिक्यूल को
जैसे अपने लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीजेज, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एमाइलेज वगैरह, ऐसे सारे एंजाइम रखती है। ठीक है, तो ये किसके अंदर होते हैं? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जिसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। कौन बनाती है? गोल्जी बॉडी बनाती है। और लाइसोसोम की पीएच याद रखना, ये भी आपके पीवाईक्यू में आ रखी है। उसमें सेंटेंस दे रखा था और फिर ऐसे दे रखा था कि ये सब काम बेसिक पीएच पे करते हैं, तो वो रॉन्ग सेंटेंस था क्योंकि ये कब कहाँ होती है? एसिडिक पीएच पर। और लाइसोसोम जो होती है क्या काम करती है? डाइजेशन का। अब इसको अच्छे से समझते हैं। डाइजेशन एक तरह का हो सकता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मतलब सेल के अंदर बाहर से कुछ अंदर आ गया तो वो फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करने का काम कर सकती है। ठीक है, वो फूड पार्टिकल हो सकता है, कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई और मटेरियल हो सकता है, या सेल ऑर्गेनल की कोई पुराना हिस्सा, डेड सेल ऑर्गेनल्स हो सकता है, कोई पुराना सेल ऑर्गेनल्स हो सकता है, तो उसे डाइजेस्ट करने का काम। दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जैसे फंगस जो होती है, ये फूड के ऊपर फंगस बैठेगी और फिर फूड को बाहर ही डाइजेस्ट करती है। तो बाहर डाइजेस्ट करने के लिए आपको ये डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर की तरफ रिलीज करने पड़ेंगे। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ये भी लाइसोसोम का फंक्शन होता है। और एक होता है ओटोलाइसिस। आपने छोटी क्लास में सुना होगा कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सेल पुरानी हो जाती है तो इस केस में क्या करती है, लाइसोसोम का जो बैग है वो फट जाता है और सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बाहर निकल जाते हैं और पूरी सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं, इसलिए इन्हें सुसाइड बैग कहते हैं। इस प्रोसेस को ओटोलाइसिस कहते हैं। और एक मेटामॉर्फोसिस होता है ना। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? जब अपने क्या कहते हैं, जो लार्वा स्टेज होती है वो एडल्ट में कन्वर्ट होती है, तो उस फेज में भी ओटोलाइसिस होती है अलग अलग सेल की। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ओटोलाइसिस, तो ओवरऑल ये एक तरह का डाइजेस्टिंग ऑर्गन ही हुआ, ऑर्गेनल्स ही हुआ, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड ये सब डाइजेस्ट होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं वैक्यूल। ये अपने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का लास्ट पार्ट है। ठीक है, वेसिकल्स या वैक्यूल। तो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस जो होता है साइटोप्लाज्म में, उसको क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं। मान लो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, अब इसके अंदर कुछ भी हो उसे अपन क्या कहेंगे? वैक्यूल कहेंगे। जनरली इसके अंदर वाटर, सेप, एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट और ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सेल के लिए यूजफुल ना हो। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसके चारों तरफ और उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। प्लांट सेल वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल। तो प्लांट सेल का 90% हिस्सा कौन ऑक्यूपाई कर लेती है? वैक्यूल ऑक्यूपाई कर लेती है। एनिमल सेल में या तो होती नहीं या बहुत छोटी होती है। In plant, the tonoplast facilitate the transportation of number of ion and other material against the concentration into the vacuole। अब इसको समझना, इससे होगा क्या? जैसे मान लो ये प्लांट सेल है, ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर का साइटोप्लाज्म, और ये मान लेते हैं वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या करती है? पहले तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, मतलब एटीपी खर्च करेगी और अपने अंदर आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ा देगी। अब आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या फायदा होगा? वाटर पीछे पीछे अंदर आएगा और यहाँ से वाटर इधर आ जाएगा तो इधर वाटर कम हो जाएगा तो बाहर से अंदर लेंगे। तो इससे सेल हमेशा टर्जिट रहेगी, फुली भी रहेगी। ठीक है, तो ये वजह है कि वैक्यूल्स के अंदर हमेशा क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन होता है। अगर आपको कंसंट्रेशन के हिसाब से अरेंज करना हो तो वैक्यूल के अंदर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन, उसके बाद किस में होगी? साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद बाहर की तरफ। जनरली ऐसा चलता है। तो और ये कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्टेशन कर सकती है, मतलब एनर्जी का यूज कर सकती है। हेंस कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर देन इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से ज्यादा ही होगी। अब वैक्यूल जो होती है वो अलग अलग में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म भी कर सकती है। जैसे मान लो अगर मैं अमीबा लूँ तो अमीबा के अंदर अपने क्या होती है? वैक्यूल्स होती है, ऐसे छोटे छोटे, उसके पास में स्ट्रक्चर और भी होते हैं। तो अगर इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये जो साइड के स्ट्रक्चर है ये बड़े बड़े फूल जाएंगे और ये सब इसके अंदर क्या कर देंगे? इसको डाल देंगे और ये बड़ी सी हो जाएगी, फिर ये बाउंड्री पे जाके फट जाएगी। ऐसी वैक्यूल को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करती है। इसके अलावा फूड वैक्यूल भी होती है। जैसे ये अमीबा है मान लो, और इसमें ये फूड पार्टिकल इसके पास में आया तो पहले तो ये यहाँ पर क्या बन जाएंगे? सूडोपोडिया बन जाएंगे, और फिर ये सूडोपोडिया ग्रो करते हुए इसको अंदर ले लेंगे। जब अंदर लेंगे तो एक बैग में इसको रखा जाएगा जिसको क्या कहेंगे? फूड वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो सकती है, फूड वैक्यूल हो सकती है, इसके अंदर बाकी कोई लिक्विड वगैरह होगा तो सेफ वैक्यूल हो सकती है, अगर एयर इकट्ठी है तो एयर वैक्यूल हो सकती है।
एक देखो इस लाइन पे फोकस करो, मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल, वो भी वैक्यूल में होते हैं। और जब आप 9 चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि ऐसे मटेरियल को सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। इसका मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट किस में स्टोर रहेगा, वैक्यूल में स्टोर रहेगा। इससे रिलेटेड एक पीवाईक्यू है, देखो वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल। तो देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अपन सब जानते हैं कैरोटिनॉइड्स, जेंथोफिल और क्लोरोफिल ये सब प्लास्टिड में होता है, तो एंथोसाइनिन ही होगा जो किसमें होगा, वैक्यूल में। या फिर एक और तरीका है, एंथोसाइनिन जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट किस में स्टोर होता है, वैक्यूल में। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया होता तो काफी बड़ा है बाकी ऑर्गेनल के हिसाब से, लेकिन कलरलेस होता है, और कलरलेस होने की वजह से आसानी से माइक्रोस्कोप के नीचे विजिबल नहीं होता। तो एनसीईआरटी लिखती है कि अनलेस इसे स्टैन किया जाए ये आसानी से विजिबल नहीं होता। तो स्टैन करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, आप याद रखना चाहो तो जेनस ग्रीन डाई का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिड जो होगा उसे देखने के लिए अपन को स्टैन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से ही क्या होता है, कलरफुल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर वर्ड होता है माइटोकॉन्ड्रियन। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो कितने होंगे सेल में, वो सेल की फिजियोलॉजी और उसकी एक्टिविटी पर डिपेंड करेंगे। मतलब सेल ज्यादा एक्टिव है तो ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे। जैसे एनिमल और प्लांट सेल को कंपेयर किया जाए तो एनिमल सेल को ज्यादा चाहिए तो उसमें ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज वो भी वेरी करते हैं, नंबर में भी वेरी करते हैं, शेप और साइज में भी वेरी करते हैं। ये जनरली इस शेप की होती है, ठीक है। सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, इसके डायमीटर वगैरह, एवरेज लेंथ वगैरह दे रखी है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आप इस डायग्राम में साफ देख पा रहे हैं, एक ये बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है और ये एक देखो नीचे अंदर और की तरफ मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन होती है, और दोनों ही यूनिट मेम्ब्रेन है। मतलब जैसे ही अपन ने पढ़ी थी फॉस्फोलिपिड वाली, उसमें प्रोटीन होते हैं, अभी अपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से पढ़ा, वैसे ही मेम्ब्रेन दोनों की होती है। तो दोनों की यूनिट मेम्ब्रेन ही होती है। ये ज्यादा परमिएबल होती है, ये कम परमिएबल होती है। अब ज्यादा परमिएबल होने का कारण है इसके अंदर पोरीन्स होते हैं और इसके अंदर पोरीन्स नहीं होते। अब जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसके अंदर ऐसे फोल्ड होते हैं, देखो ये आप देख पा रहे हैं, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन, इसमें ये ऐसे फोल्ड दिख रहे हैं। इन फोल्ड को कहते हैं क्रिस्टा। क्या कहते हैं, क्रिस्टा। और प्लूरल वर्ड क्या है उसका, क्रिस्टी। अगर इस फोल्ड के ऊपर भी देखा जाए तो इन फोल्ड के ऊपर ऐसे टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इन स्ट्रक्चर को कहते हैं ऑक्सीसोम और F0 F1 पार्टिकल। अगर इसको देखो, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसमें एक अपन अगर अरेंज करें तो ये कुछ इस तरीके का होगा। तो इसमें जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है जो अपने क्या कहलाएगा, F1 पार्टिकल कहलाएगा। फिर यहाँ क्या होगा, स्टॉक होगा, और ये वाला स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या कहलाएगा, F0 पार्टिकल कहलाएगा। F0 पार्टिकल जो है मेम्ब्रेन के अंदर ही है। तो ये कौन सी तरह की प्रोटीन हो गया, इंटीग्रल प्रोटीन। और ये कौन सा हो गया, पेरिफेरल प्रोटीन। तो ऑक्सीसोम या F0 F1 पार्टिकल जो है, फ्रेगमेंट 0 फ्रेगमेंट 1 पार्टिकल, ये किसके अंदर होते हैं, इनर मेम्ब्रेन पर होते हैं। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड कैसे होते हैं, क्रिस्टा। तो देखो ये सब अपन देखते हैं। द मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो होती है, जो कैविटी होती है, देखो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी है ये सब कुछ है अंदर की तरफ। इसमें मतलब कोई लिक्विड होगा जिसको अपन क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो दो तरह के कंपार्टमेंट बन गए, एक तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये रहा, और एक ये बाहर की तरफ। तो एक तो आउटर कंपार्टमेंट हो गया और एक इनर कंपार्टमेंट हो गया। आउटर कंपार्टमेंट दोनों मेम्ब्रेन के बीच में है, इसलिए इसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कह सकते हैं। इसमें भी कुछ एंजाइम होते हैं और पानी वगैरह होता है। और इनर कंपार्टमेंट में मैट्रिक्स होता है और उसके अंदर वाटर होगा। अब मैट्रिक्स में एंजाइम भी होते हैं, डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, प्रोकैरियोट जैसा डीएनए होगा, और खुद का राइबोसोम, वो भी प्रोकैरियोट जैसा ही राइबोसोम बोले तो 70S टाइप का राइबोसोम होता है। यही वजह माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ऑर्गेनल को सेल विद इन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल विद इन सेल, या ऐसे भी कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल इन यूकैरियोट। ये सब मैंने लिखा नहीं है लेकिन बता देता हूं। तो देखो द इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें मैट्रिक्स होती है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो लिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है, इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स होते हैं जिन्हें क्रिस्टा कहते हैं, उसके अंदर मैट्रिक्स होती है, ये सब अपन पढ़ चुके हैं।
और उसके अंदर एंजाइम होते हैं। दोनों ही मेम्ब्रेन के पास अपने अपने एंजाइम होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एक तो इसमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यहाँ पर एटीपी बनती है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। द मैट्रिक्स के अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, आरएनए मॉलिक्यूल होता है, 70s टाइप का राइबोसोम भी होता है, ठीक है, और जो राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया बनता कैसे है, तो पुराने माइटोकॉन्ड्रिया में बाइनरी फ्यूजन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। ये फीचर भी इनका प्रोकैरियोट जैसा ही है। एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। जब अपन रेस्पिरेशन वाला चैप्टर करेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन 4 स्टेप में होता है, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस। इसमें से ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, उसके अलावा लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ये सब कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं प्लास्टिड। तो देखो प्लास्टिड जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लास्टिड आर फाउंड इन प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड्स। अब यहाँ पे 2 मेंबर को भूल गए, डाईएटम्स और डाइनोफ्लेजिलेट्स में भी क्या होते हैं, प्लास्टिड होते हैं। These are easily observed under the microscope as they are large। ये आसानी से देखे जा सकते हैं, लार्ज होते हैं। मेनली लार्ज कारण नहीं है, ये कलरफुल होते हैं। इसमें से कुछ एक अपने ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, बाकी ये कलरफुल होते हैं। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया से बड़े होते हैं तो इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व करने में क्या प्रॉब्लम थी, वो कलरलेस थे, तो इसलिए अपन डाई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब इसको अपन साइड में लिखकर समझते हैं। देखो पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल होता है और कैरोटिनॉइड्स होते हैं। अब कैरोटिनॉइड्स में कैरोटीन और जेंथोफिल दोनों आते हैं। ये लाइट को ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, इसमें फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल नहीं, फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं। कैरोटिनॉइड्स होते हैं जिसमें कैरोटीन और जेंथोफिल्स वगैरह आते हैं। इसके अलावा येलो, ऑरेंज और रेड कलर के पिगमेंट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोप्लास्ट की वजह से प्लांट के अलग अलग हिस्से जो होते हैं अलग अलग कलर के दिखते हैं। अब जनरली ये कलरफुल किस में होते हैं, फ्लावर में कलर होते हैं। और फ्लावर में कलर का क्या फायदा है, पॉलिनेटिंग एजेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। या सीड में कलर होंगे ताकि सीड डिस्पर्सल आसानी से हो, या फ्रूट में कलर होगा जिससे अपन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, खाए और उसके सीड को कहीं और फेंक दे। तो बेसिकली क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है, कलर देना, और इसका इनडायरेक्ट फायदा क्या है, पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल में हेल्प करना। एक और होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस होते हैं। तो आपको पूछे कि प्लास्टिड, कौन सा प्लास्टिड कलरलेस होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो फिर ये करता क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स स्टोर करता है। एमाइलोप्लास्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को स्टोर करता है। इलायोप्लास्ट जो होता है ऑयल और फैट को स्टोर करता है। और एल्यूरोप्लास्ट जो होता है वो प्रोटीन को स्टोर करता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो देखो मेनली, हाँ एक और चीज, अपन जो अभी स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो स्ट्रक्चर किसका है, क्लोरोप्लास्ट का। और प्लांट में क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, तो जनरली लीफ का जो मीजोफिल वाला एरिया जो होता है वहां पर क्या पाए जाते हैं, अपने क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट खुद एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया था, आउटर और इनर। लेकिन यहाँ इनर मेम्ब्रेन में कोई फोल्ड वगैरह नहीं होते, ठीक है। दोनों के बीच में स्पेस जरूर होता है। उसके अंदर का जो एरिया जो होता है वहां पर अपन ने बोला था मैट्रिक्स, यहाँ पर क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। मैट्रिक्स में भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए था, यहाँ पर भी डीएनए होता है स्ट्रोमा के अंदर। यहाँ पर भी खुद का राइबोसोम और खुद का डीएनए होता है। यही वजह है प्लास्टिड को या क्लोरोप्लास्ट को भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही सेल विद इन सेल या प्रोकैरियोटिक सेल इन यूकैरियोटिक सेल कहा जा सकता है। अब देखो एक पीवाईक्यू है, द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टिकिंग ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक, उसे क्या कहेंगे, तो वो कहलाता है ग्रेना। और ये कहां पर है, अभी अपन देखते हैं। देखो स्ट्रोमा के अंदर आपको देखो ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर का पूरा स्टैक दिख रहा है। एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं थाइलेकॉइड। पूरा स्ट्रक्चर जो बनेगा उसे कहेंगे ग्रेनम। और ये जितने भी ग्रेनम एक साथ सारे क्या कहलाएंगे, ग्रेना। तो यही पूछा था कि उस स्टेक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, तो ग्रेना कहते हैं, ठीक है। इन स्टेक लाइक स्ट्रक्चर के बीच में भी थाइलेकॉइड होते हैं, इनको इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड या फिर इसे स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं।
या तो क्या कहेंगे, इंटरग्रेनल थाइलेकोइड या स्ट्रोमा लेमिली। वापस रिपीट करते हैं, स्ट्रोमा के अंदर एक मेम्ब्रेनस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे थाइलेकोइड कहते हैं, उसका पूरा स्टेक क्या कहलाएगा, ग्रेनम कहलाएगा। सारे ग्रेनम एक साथ क्या कहलाएंगे, ग्रेना कहलाएंगे। ग्रेनम के बीच में भी थाइलेकोइड होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लेमिली या इंटरग्रेनल थाइलेकोइड कहते हैं। अब आगे बढ़ते, देखो लिखा हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो अलग अलग शेप का हो सकता है, लेंथ शेप का, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइडल, रिबन शेप का। ठीक है, अपन ने एल्गी में देखा था ये सब। देयर नंबर वेरी, इनके नंबर भी अलग अलग हो सकते हैं, 1 से लेकर 20 से 40 तक हो सकते हैं। अब अगर आपको पूछे एक किस में होता है, तो क्लेमाइडोमोनास में एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि जनरली जो मीजोफिल सेल होती है प्लांट वगैरह में, उनमें 20 से 40 तक हो सकते हैं। ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। इसमें भी वही है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, लेस परमिएबल होती है, आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होती है। अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में बहुत सारे मेम्ब्रेन, फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड एक स्टैक के फॉर्म में या पाइल्स ऑफ कॉइन के फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, एक को कहेंगे ग्रेनम, प्लूरल वर्ड क्या है, ग्रेना, और उनके बीच बीच में और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें स्ट्रोमा लेमिली या इंटरग्रेनल थाइलेकोइड कहते हैं। ठीक है, ये इंटरग्रेनल थाइलेकोइड स्ट्रोमा लेमिली को ही कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड इनक्लोज द स्पेस, इन थाइलेकोइड के अंदर भी स्पेस होता है जिसे क्या कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं। द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम, इसमें एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सिंथेसिस, मेनली कार्बोहाइड्रेट मेनली सिंथेसिस होगा, जो अपन फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे उनके सिंथेसिस के इनके पास एंजाइम होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम भी होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट जो होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, थाइलेकोइड में प्रेजेंट होते हैं। किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ये अपन फोटोसिंथेसिस वाले में वहां पर दे ही रखा है तो वहीं अच्छे से करेंगे, यहाँ पर क्यों एक्स्ट्रा कंटेंट को बढ़ाए। इसके अलावा यहाँ पर राइबोसोम होता है जो कि 70S टाइप का होता है। ठीक है, और छोटा ही होगा क्योंकि साइटोप्लाज्म में तो कैसा होता है, 80S टाइप का होता है। एक छोटी सी आउटलाइन कर देते हैं, फोटोसिंथेसिस जो होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन है, उसके दो इवेंट होंगे, एक लाइट डिपेंडेंट और एक जो लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन थाइलेकोइड में होगी और डार्क रिएक्शन कहाँ होगी, स्ट्रोमा में होगी। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट अपन है ऑर्गेनल्स है राइबोसोम। राइबोसोम एक ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है और इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। जॉर्ज पेलार्ड या पेलाडे, जो भी आप रीड करें, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। और ये जो होता है वो किस किस का बना होता है, आरएनए का। किसका बना होता है, स्मॉल आरएनए, और साथ में किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, और इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, अब जो राइबोसोम होते हैं वो दो सब यूनिट के बने होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। जनरली ये दोनों सब यूनिट फ्री रहती है, प्रोटीन सिंथेसिस के समय दोनों कंबाइन हो जाती है। अब प्रोकैरियोट में जो ये दो सब यूनिट बनने का काम और इनके जुड़ने का काम दोनों ही साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि यूकैरियोट में इनका बनने का काम जो होता है वो न्यूक्लियोलस में होता है। असेंबली का होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। अब न्यूक्लियोलस तो प्रोकैरियोट में होती नहीं है। ठीक है, ये दोनों सब यूनिट जो होती है वो भी आपको याद रखनी है। प्रोकैरियोट में ओवरऑल राइबोसोम होता है 70S टाइप का, जिसमें लार्ज सब यूनिट होती है 50S और स्मॉल होती है 30S। और यूकैरियोट में जो ओवरऑल राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का, उसमें लार्ज सब यूनिट होती है 60S की और स्मॉल सब यूनिट होती है 40S की। इसमें S क्या है, तो S स्वेडबर्ग यूनिट है। क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट, जो कि सेडिमेंटेशन को शो करती है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को शो करती है, जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट है डेंसिटी का। मतलब ज्यादा डेंसिटी होगी तो उसका स्वेडबर्ग कंपोनेंट ज्यादा आएगा और साइज भी बड़ी होगी। ठीक है, तो 70S और 80S में कंपेयर किया जाए तो 80S जो होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा और वो ज्यादा बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन। हाँ, एक और, राइबोसोम काम क्या करता है ये सब आप जानते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपने साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो होता है फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, यूकैरियोट्स में होते हैं ये। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, तीन तरह के होते हैं। इसमें सबसे छोटे होते हैं माइक्रोफिलामेंट, फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट और फिर माइक्रोट्यूब्यूल सबसे बड़े होते हैं। ये ऑर्डर याद रखें आप। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, और क्योंकि ये सेल का शेप मेंटेन करने में भी हेल्प कर सकते हैं इसलिए इन्हें साइटोस्केलेटन भी कहते हैं।
द साइटोस्केलेटन इन सेल आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट इनका मेन फंक्शन होता है। उसके अलावा मोटिलिटी, सेल का शेप मेंटेन करना, ये सब साइटोस्केलेटन के फंक्शन होते हैं। सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर, ये सब माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं, जो साइटोस्केलेटन का एक टाइप है। ये अभी आगे आप भी आ जाएगी लाइन, और ये आपका PYQ भी है कि माइक्रोट्यूब्यूल से कौन कौन से स्ट्रक्चर बने होते हैं। ठीक है, अब अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो इन सब का स्ट्रक्चर, सॉरी अगला जो अपना टॉपिक है वो है अपने सीलिया और फ्लैजिला, और ये जो ऊपर स्ट्रक्चर दे रखा है वो सीलिया और फ्लैजिला का दे रखा है। पहले अपन सीलिया फ्लैजिला के बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं। सीलिया प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर होता है सीलियम। फ्लैजिला भी प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर होता है फ्लैजिलम। दोनों हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ से बनते हैं। अगर आपको पूछे सीलिया और फ्लैजिला किसकी आउटग्रोथ से बनते हैं, सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ से बनते हैं। ठीक है, अब सीलिया और फ्लैजिला में फर्क क्या है? जब दोनों ही सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ से बनते हैं, दोनों हेयर लाइक है, तो सीलिया कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं, फ्लैजिला लॉन्ग होते हैं। सीलिया ज्यादा होते हैं नंबर में, फ्लैजिला कम होते हैं। ये हमेशा सिंक्रोनस मोशन शो करते हैं, ये इंडिपेंडेंट मोशन शो कर सकते हैं। ये ओर लाइक, जैसे नाव को चलाने के लिए वो पतवार होती है उसके जैसा मोशन शो करते हैं। ये ऐसे वेव फॉर्म में मोशन शो करते हैं, अंड्यूलेटेड मोशन होते हैं। सीलिया के मोशन की वजह से सेल खुद भी आगे खिसक सकती है, और किसी ऑर्गेनल के अंदर कोई फ्लूइड है तो उसको आगे खिसकाने का काम भी सीलिया कर सकता है। तो सीलिया सेल मूवमेंट या सराउंडिंग फ्लूइड के मूवमेंट को करवाती है, जबकि फ्लैजिला जो है जनरली सिर्फ सेल का मूवमेंट करवाती है। अब सीलिया फ्लैजिला दोनों का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ ऐसे आउटग्रोथ निकल गई, तो सबसे बाहर की तरफ क्या है, मेम्ब्रेन। फिर इसका जो मेन जो स्ट्रक्चर है, कोर वाला स्ट्रक्चर है, उसे एक्सोनिमा कहते हैं, और ये स्ट्रक्चर जहां से निकलता है उसे बेसल बॉडी कहते हैं। अब अगर मैं इसको ऐसे कट करूं तो मुझे एक सर्कल दिखेगा, तो वो सर्कल कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखो ये बाहर की तरफ मेम्ब्रेन थी, तो सबसे बाहर की तरफ इसमें भी क्या है, मेम्ब्रेन है। इसके अलावा इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है वो सब माइक्रोट्यूब्यूल्स का है। अब इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है बाहर की तरफ है, जिन्हें पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, और अंदर की तरफ भी है। ठीक है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहलाती है। अब बाहर की तरफ माइक्रोट्यूब्यूल्स दो के फॉर्म में है। ठीक है, देखो 2 के फॉर्म में है, इसमें से एक बी है और एक ए है। ए कौन सी है, जिसके ऊपर ये ऐसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है जिसे रेडियल स्पोक कहते हैं। ठीक है, तो 2 के फॉर्म में इस एक स्ट्रक्चर को कहेंगे डबलेट। क्या कहेंगे, डबलेट, क्योंकि इसमें 2 ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स है। और ऐसे डबलेट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो बाहर की तरफ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट के फॉर्म में होती है, 9 होती है, और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स एक ही है। ठीक है, और वो 2 होती है। तो ओवरऑल अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, 9 + 2। ये सीलिया फ्लैजिला दोनों का ही अरेंजमेंट ऐसा ही होता है। एक और चीज देखो, ये वाला जो डबलेट है ये आगे वाले डबलेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देख पा रहे हैं, ये जुड़ा हुआ है, तो इसे कहेंगे इंटर डबलेट ब्रिज। क्या कहेंगे, इंटर डबलेट ब्रिज। ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर है जिसे क्या कहते हैं, इंटर डबलेट ब्रिज। जो सेंट्रल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो भी आपस में जुड़ी हुई है, इसे कहेंगे सेंट्रल ब्रिज। और इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है प्रोटीन की, जिसे कहते हैं सेंट्रल शीथ। और सेंट्रल शीथ जो है बाहर वाले डबलेट में से एक माइक्रोट्यूब्यूल से क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है, और जिस स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई रहती है उसको कहते हैं रेडियल स्पोक। इसका मतलब रेडियल स्पोक भी कितने होंगे, 9। ठीक है, क्योंकि 9 डबलेट है, और जिससे जुड़ी हुई रहती है उसे ए कहते हैं और दूसरे वाले को बी कहेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। नीचे एक बार अपन रीड कर लेते हैं, देखो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ सीलियम फ्लैजिलम सो दैट दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और कोर जो होती है उसे एक्सोनिमा कहते हैं, और उसमें बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है जो पैरेलल रन करती है, ऐसे ऐसे पैरेलल होती है। जब अपन कट करेंगे तो अपन को सर्कल दिखेंगे वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट जो होता है वो 9 + 2 अरेंजमेंट होता है। बाहर की तरफ 9 डबलेट्स होती है। देखो 9 डबलेट्स का होती है पेरिफेरल वाले रीजन में, और सेंटर में क्या होती है, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स जो होती है वो ब्रीच से कनेक्टेड होती है, उसके चारों तरफ एक सेंट्रल शीथ होती है, और ये सेंट्रल शीथ वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स से, जो पेरिफेरल डबलेट में से एक ट्यूब्यूल से जुड़ी हुई, मैंने अभी आपको बताया ए से जुड़ी हुई रहती है, और जिस स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है उसे रेडियल स्पोक कहते हैं, और रेडियल स्पोक भी कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे।
पेरिफेरल डबलेट भी आपस में जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। बोथ सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम अ सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बेसल बॉडी कहते हैं। ये बेसल बॉडी है, इसका स्ट्रक्चर सेंट्रियोल लाइक है। और जब अभी अपन सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर में भी ट्यूब्यूल्स होती है, वहां पर भी बाहर की तरफ 9 ट्यूब्यूल्स होती है, लेकिन वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होती है और सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होती। तो इसका मतलब उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, 9+0। तो अगर आपको पूछे बेसल बॉडी और एक्सोनीमा के अरेंजमेंट में फर्क है क्या, तो फर्क है। एक्सोनीमा का अरेंजमेंट क्या होता है, 9+2, और इसका कैसा होता है, 9+0। मुझे कहां से पता चला, क्योंकि बुक लिख रही है कि ये सेंट्रियोल जैसा अरेंजमेंट शो करती है, और सेंट्रियोल अभी अपन पढ़ेंगे उसका 9+0 ही होगा, ठीक है। तो अब अपन अगला टॉपिक लेते हैं, जो कि क्या है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। देखो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम बेसिकली इस पूरे स्ट्रक्चर को सेंट्रोसोम कहते हैं, जिसमें दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होते हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर को तो कहते हैं सेंट्रियोल। क्या कहते हैं, सेंट्रियोल। और इसके चारों तरफ एमोर्फस सब्सटेंस होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है सेंट्रोसोम कहलाएगा। ये दोनों स्ट्रक्चर सेंट्रियोल, ये चारों तरफ एमोर्फस सब्सटेंस को पेरीसेंट्रियोल सब्सटेंस, और पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं, एनिमल्स में, एनिमल सेल में होते हैं। तो सेंट्रोसोम जो है वो दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रखते हैं जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। उसके चारों तरफ एमोर्फस सब्सटेंस होता है, पेरीसेंट्रियोल मटेरियल, और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और इनका स्ट्रक्चर कार्ट व्हील स्ट्रक्चर होता है। अब स्ट्रक्चर कैसा होता है अपनी बुक में नहीं बनाया हुआ है, मैं आपको बना के भी बताऊंगा, लेकिन स्ट्रक्चर होता कैसा है, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। कार्ट व्हील में देखो एक सेंट्रल में हब होती है, और फिर उससे ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर निकलते हैं और बाउंड्री के ऊपर जुड़ी हुई रहती है। अब इस बाउंड्री को तो अपन पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल समझेंगे। ये सेंट्रल हब है, ये रेडियल स्पोक है। तो ओवरऑल ये दिखता कैसा है, तो कुछ इस तरीके का दिखता। देखो ये बीच में एक हब है, और ये हब प्रोटीन की बनी हुई है। बाउंड्री की तरफ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 क्या है, पेरिफेरल अपने ट्यूब्यूल्स है, लेकिन वो ट्रिपलेट के फॉर्म में है। तो पेरिफेरल ट्रिपलेट्स होती है। सेंटर में कोई अपने यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है, सिर्फ प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हब कहते हैं। तो ओवरऑल अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, 9+0, जिसमें बाहर 9 ट्रिपलेट है और बीच में कुछ नहीं। जिस स्ट्रक्चर से ये जुड़े हुए रहते हैं उस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, रेडियल स्पोक कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियल स्पोक। तो रेडियल स्पोक, यहाँ थोड़ा सा गलत लेबल दिख रहा है, रेडियल स्पोक ये वाला सॉरी, ये वाला जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर आपके रेडियल स्पोक है। मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ आपके। ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, रेडियल स्पोक है, ठीक है। और बीच वाली जो ट्यूब्यूल्स है उसे अपन क्या कहेंगे, प्रोटीन की बनी होती है। ट्यूब्यूल्स नहीं होती, यहाँ पर प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जिसे हब कहते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ, 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स, और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती है, ट्रिपलेट्स के फॉर्म में होती है। सेंट्रल पार्ट जो होता है उसमें जो होता है एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है जिसे हब कहते हैं। हब पेरिफेरल से जुड़ा होता है रेडियल स्पोक से। ये भी किसका जुड़ा होता है, प्रोटीन का जुड़ा होता है। ये लाइन मैंने आपको आगे लिखवा दी थी कि सेंट्रियोल जो होता है वो बेसल बॉडी बनाता है, किसका, सीलिया का, फ्लैजिला का, स्पिंडल फाइबर बनाता है, और सेल डिवीजन के समय हेल्प करता है, ठीक है। अब अपने एक फाइनल स्ट्रक्चर रह गया है जो कि क्या है, न्यूक्लियस। तो इसको करते पर न्यूक्लियस जो है वो डिस्क्राइब किया था, किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। सबसे पहली डिस्कवरी इसकी किसकी हुई, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। लेकिन इसके अंदर का कंटेंट जिसे अपन क्रोमेटिन कहते हैं वो फ्लेमिंग ने डिस्कवर्ड किया था। और ये स्टैंड होता है बेसिक डाई से, याद रखे बेसिक डाई से स्टैंड होता है। आप डाई का नाम भी याद रख सकते हैं, एसिटोकार्मिन, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर बुक में एक डायग्राम दे रखा है, मैंने वो इरेज कर दिया। वो एक्चुअल में आपके पिक्चर फॉर्म में माइक्रोस्कोप से ली हुई, तो ये डायग्राम अच्छे से समझे। देखो ये भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसमें भी 2 मेम्ब्रेन है, लेकिन ये दोनों मेम्ब्रेन कुछ जगह पर फ्यूज हो जाती है, और फ्यूज हो जाने से इनके बीच में क्या क्रिएट हो जाते हैं, पोर क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर आपको पूछे न्यूक्लियर पोर किस वजह से क्रिएट होते हैं, तो ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के फ्यूजन की वजह से क्रिएट होते हैं। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है इसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो एक्सटेंड होकर क्या बना देती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स बनते हैं, गोल्जी बॉडी बनती है, फिर और वेसिकल्स बनते हैं, लाइसोसोम बनता है। ये अपने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में देखा ही था।
अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसे न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। और इस न्यूक्लियोप्लाज्मा में दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक थ्रेड होता है कलर्ड जिसे क्रोमेटीन कहते हैं, जिसे फ्लेमिंग ने डिस्कवर्ड किया था, और एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो आगे रीड करते हैं क्या लिखा हुआ, द इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस का मतलब ऐसा न्यूक्लियस जो अभी डिवाइड नहीं कर रहा, और जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा होगा तो उस समय क्रोमोसोम नहीं होते, क्रोमेटीन फाइबर ही होते हैं। तो वही लिखा हुआ है, हैज हाईली एक्सटेंडेड इलाबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों कह रहे हैं, इसमें न्यूक्लिक एसिड होगा, डीएनए, और प्रोटीन होगा जो जनरली कौन से होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, हालांकि कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं लेकिन मेनली हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन पैकेजिंग का काम करता है जिसे अपन 12th क्लास वाली एनसीईआरटी में डिटेल में दिखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, क्रोमेटीन कहलाते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा स्फेरिकल बॉडी हो सकती है जिसे न्यूक्लियोलाई कहेंगे, एक को कहेंगे न्यूक्लियोलस। याद रखिए न्यूक्लियोलस एक या एक से ज्यादा हो सकती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उससे देखने पे पता चलता है कि इसकी जो बार वाली बाउंड्री है उसमें दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में स्पेस होता है 10 to 50 नैनोमीटर का जिसे अपन पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ये एक तरह का बैरियर बनाता है अंदर के कंटेंट और साइटोप्लाज्म के कंटेंट के बीच में। ठीक है, द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूस। देखो आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस रहती है और क्या बना लेती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम। इसका मतलब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एट अ नंबर ऑफ प्लेस न्यूक्लियर एनवलप जो होता है उसके बीच में पोर होते हैं। और देखो साफ साफ लिखा हुआ, ये पोर किसके बनते हैं, फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से बनते हैं। दीज न्यूक्लियर पोर आर पासेज थ्रू विच, जो सेल इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो भी चीज बनेगी वो बाहर जा सकती है, अंदर बाहर जाने का रास्ता है। तो न्यूक्लियोलस जो होती है वो राइबोसोम बनाती है। क्या बनाती है, राइबोसोम। तो वो राइबोसोम इससे होते हुए ही बाहर जाते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ, मूवमेंट ऑफ आरएनए, प्रोटीन, राइबोसोम वगैरह सब इन्हीं पोर से होगा। मॉलिक्यूल टेक प्लेस बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। नॉर्मली देर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। जनरली एक सेल में न्यूक्लियस कितना होता है, एक, लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एनसीईआरटी कहती है इन स्ट्रक्चर को क्या क्या कहते हैं, तो देखो इन स्ट्रक्चर के लिए सिंसाइटियम वर्ड सुनने को मिला जा सकता है आपको। प्लाज्मोडियम वर्ड सुनने को मिलता है अपने किस में मिलता है, स्लाइम माउल्ट्स में अपन देखते हैं। कोइनोसाइट वर्ड सुनने को मिल सकता है, और ये सारे वर्ड जो है मल्टी न्यूक्लियर स्टेज को शो करते हैं। नेक्स्ट है, सम मैच्योर सेल इवन लैक न्यूक्लियस। कुछ में न्यूक्लियस होता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। जनरली ये सेल मैच्योर स्टेज में न्यूक्लियस हटाती है। क्या क्या आता है इसमें, एक तो आरबीसी होती है मैमल्स की, और एक सीव ट्यूब वेस्कुलर प्लांट की। तो वेस्कुलर प्लांट की सीव ट्यूब्स में नहीं होता, और एक मैमल्स की आरबीसी में मैच्योर होने पर नहीं होता। क्या आप इसे लिविंग कहेंगे, ऑफ कोर्स लिविंग कहेंगे, क्योंकि पहले तो ये लिविंग ही होती है, ये तो बाद में मैच्योर होने पर इनके अंदर से क्या चला जाता है, न्यूक्लियस चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, और सीव ट्यूब के केस में आप पढ़ेंगे उनका कंपेनियन सेल जो होता है उनसे इसका पूरा कंट्रोल भी करता है, ये अपन अलग चैप्टर में देखेंगे। देखो एक यहाँ पर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। तो एक सिंगल मेम्ब्रेन से, बाकी सब डबल मेम्ब्रेन से। तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन से, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियाई डबल मेम्ब्रेन से। तो सिंगल मेम्ब्रेन से क्या बचा, लाइसोसोम। ठीक है, वैसे भी लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ऐसे याद ही होगा। अब न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होती है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमेटीन होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस जो होता है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, और इसका कंटेंट कंटिन्यूअस रहता है। अब कंटिन्यूअस रहने का क्या मतलब है कि इसका कंटेंट सेपरेटेड नहीं है। और सेपरेट क्यों नहीं है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर, तो राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस होता है, सेंट्रोसोम मेम्ब्रेन लेस होता है, और न्यूक्लियोलस भी एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। इट इज अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो स्मॉल आर आरएनए बनाएंगे, तो स्मॉल आर आरएनए से ही क्या बनता है, राइबोसोम भी बनता है। तो राइबोसोम और स्मॉल आर आरएनए बनाने की साइट कौन सी होती है, न्यूक्लियोलस होती है। Larger and more numerous nucleoli are present in actively carrying protein synthesis। एक बार PYQ का एक ऑप्शन ये भी था कि जिसमें ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ज्यादा एक्टिव होता है, क्या उसमें न्यूक्लियोलाई ज्यादा होती है। आपको वो ट्रू फॉल्स चूज करने थे, तो ये एक ट्रू सेंटेंस है कि ज्यादा एक्टिव वाले में न्यूक्लियोलाई क्या होती है, ज्यादा
नंबर में भी ज्यादा होती है और साइज में भी बड़ी होती है। नेक्स्ट देखो, वापस वही लाइन लिखी है कि इंटरफेज का न्यूक्लियस, मतलब इस समय क्या होगा, क्रोमेटीन फाइबर होंगे। क्या होंगे? क्रोमेटीन फाइबर, जो कि न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, जिसमें जनरली न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो और पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, और आरएनए भी होता है। ठीक है, तो यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन का इस्तेमाल होता है पैकेजिंग में, और प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, तो उसे अपन नॉन हिस्टोन प्रोटीन कह देते हैं। अपनी बुक में लिखा हुआ है कि लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए होता है एक सेल का। 12th में एग्जैक्ट लिखा हुआ है 2.2 मीटर का, तो अपन 2.2 मीटर ही याद रखेंगे। ठीक है, और टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 46, 23 पेयर है। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी क्रोमोसोम। अब देखो यहाँ वर्ड क्या इस्तेमाल कर रहा है? क्रोमोसोम, क्रोमेटिन फाइबर नहीं। तो क्रोमोसोम तो कब होगा? जब सेल डिवाइड करेगी, तो विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल, एसेंशियली हैज अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और जिसे अपन क्या कहेंगे? सेंट्रोमियर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये एक क्रोमोसोम है। देखो एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अपन समझते हैं अच्छे से। ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में एक साइड ऊपर होती है, एक साइड नीचे, इसे क्रोमेटिड कहते हैं। यहाँ पर भी एक ऊपर एक नीचे, ऐसा भी हो सकता है क्रोमोसोम, और ऐसा भी हो सकता है। ये क्रोमोसोम जनरली क्रोमोसोम है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में कुछ ऐसा हो जाता है, दोनों ही एक ही क्रोमोसोम को डिनोट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये इसमें डबल क्रोमोसोम है। तो बीच में जो स्ट्रक्चर है उसको, ये पूरे में यही सबसे कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया, इस एरिया को कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। और इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, एक बार वापस बनाता हूँ, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, और ये ऊपर नीचे क्रोमेटिड है। इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पे एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, और इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर वो जगह है जहाँ स्पिंडल फाइबर आके जुड़ेंगे, जब अपन सेल डिवीजन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो याद रखना, स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर पे नहीं जुड़ते, काइनेटोकोर पे जुड़ते हैं। सेंट्रोमियर क्या करता है? टू क्रोमेटिड कौन सा? ऊपर वाली और नीचे वाली साइड को क्या करता है? होल्ड करके रखता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर। अब ये सेंट्रोमियर क्या है? सेंट्रोमियर कहां पर है? देखो सेंट्रोमियर एकदम बीचों बीच होगा, तो ऊपर नीचे दोनों बराबर हो जाएंगे। सेंट्रोमियर थोड़ा ऊपर हो सकता है, तो ऊपर वाली साइड छोटी और नीचे वाली साइड बड़ी हो सकती है। थोड़ा और आगे हो जाएगा, तो ऊपर वाली साइड और छोटी और नीचे वाली साइड और बड़ी हो सकती है, और एकदम टर्मिनल पोजिशन पर भी हो सकता है। तो 4 तरह के क्या हो सकते हैं? शेप हो सकते हैं। तो ये किसके बेसिस पर हो सकते हैं? सेंट्रोमियर की पोजीशन पे हो सकते हैं। क्या क्या होता है? मेटासेंट्रिक, जिसमें एकदम मिडल में सेंट्रोमियर होता है, दोनों आर्म इक्वल होती है। सब मेट्रासेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर मिडल से थोड़ा सा दूर होता है, एक बड़ी आर्म और एक छोटी होती है। एक्रोसेंट्रिक, जिसमें क्लोज टू वन एंड होता है, ये देखो ये एक्रोसेंट्रिक है, क्लोज टू वन एंड है। और लास्ट में टीलोसेंट्रिक, जिसमें एकदम टर्मिनल पोजीशन पे हो जाएगा। इन सब में ऊपर वाली को शॉर्ट आर्म कहेंगे, नीचे वाली को जो लंबी हो गई उसे लॉन्ग आर्म कहेंगे। एक आप याद रख ले, शॉर्ट आर्म जो होती है उसको क्यू आर्म कहते हैं, लॉन्ग आर्म को पी आर्म कहते हैं, इन दोनों के रेशियो को आर्म रेशियो कहते हैं। ठीक है, एक देखो ये पूरा अपना क्रोमोसोम था, इसमें ये एक बीच में कॉन्ट्रिक्शन है, इसे प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन कहते हैं। लेकिन इसके अलावा इस वाले क्रोमोसोम में देखो यहाँ पर एक और कॉन्स्ट्रिक्शन है। आप एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें ये यहाँ लेबल कर रखा है, ये यहाँ नहीं, यहाँ पर लेबल होगा। तो ये जो लेबल है, जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा और कोई भी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, उसे अपन क्या कहेंगे? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसे एनओआर भी कहते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं। ये न्यूक्लियोलस को बनाने का काम करता है। और इसके सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर जो फ्रेगमेंट जुड़ा रहेगा उसे क्या कहेंगे? सैटेलाइट कहेंगे। ये सब कहाँ लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। Sometimes a few chromosome have non-staining a secondary constriction। secondary constriction कैसा होता है? जो स्टैंड नहीं होता और कांस्टेंट लोकेशन पे होता है, कुछ ही पोजीशन पे होता है। किस किस क्रोमोसोम पे होता है? आप याद रख सकते हो, 13, 14, 15, 21 और 22 क्रोमोसोम पर होता है। और इससे एक स्मॉल फ्रेगमेंट भी जुड़ा रहता है, जिसे सैटेलाइट कहते हैं। और इस सैटेलाइट की इंपोर्टेंस अपन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12th में देखते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को एनओआर भी कहते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन आ रखा है, द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड। क्लोज टू वन एंड है तो कौन सा होगा? एक्रोसेंट्रिक। अगर एकदम टर्मिनल पे होता तो टीलोसेंट्रिक, एकदम बीच में होता तो मेटासेंट्रिक, बीच से थोड़ा सा आगे होता तो सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, लास्ट अपने लाइन है बुक की है कि माइक्रोबॉडीज होती है, जो कि माइन्यूट वेसिकल्स होती है, जिसके अंदर एंजाइम हो सकते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों में होती है। बुक में नाम नहीं लिखे हुए, लेकिन 3 माइक्रोबॉडीज पढ़ाई जाती है, पेरोक्सिसोम, स्फेरोसोम और ग्लाइयोक्सिसोम। अब कुछ अपन PYQ लेते हैं।
सबसे पहला पीवाईक्यू है विच इज इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो देखो प्रोटीन और लिपिड बन जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन उस पर ग्लाइकोजन जोड़ना, ये मॉडिफिकेशन करना किस में होता है? गोल्जी बॉडी में। तो गोल्जी बॉडी जो होगा इसका आंसर होगा, ये आपके नीट 2020 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नहीं, ये रॉन्ग है, गोल्जी बॉडी बनाती है, यही गलत है। बाकी के भी देख लेते हैं एक बार। लाइसोसोम जो है वो न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखती है, एकदम सही है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है वो एसिडिक पीएच पे काम करता है, मैंने आपको बताया भी था। अब बेसिक पीएच लिखा आ जाएगा किसी एक पीवाईक्यू में, ये भी लिखा आया था तो वो रॉन्ग था। लाइसोसोम जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है द शॉर्टन एंड लॉन्गर आर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक को क्या कहते हैं। तो जो अभी अपन ने देखा लॉन्गर आर्म पी आर्म कहलाती है, शॉर्टर क्यू कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन डीएनए। किसमें डीएनए नहीं है? तो न्यूक्लियर एनवेलप में तो नहीं होता, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लाइसोसोम में नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट में होता है, वैक्यूल में नहीं होता। ना लाइसोसोम में होता है ना वैक्यूल में होता है, तो यही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। तो देखो इसमें जो ऑप्शन है उसमें से कुछ के बारे में अपन को नहीं पता, लेकिन अपन एक चीज जानते हैं कि न्यूक्लियोलस जो होता है वो एक्टिव साइट है किसके? राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस का। तो अपन ये ट्रू, इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो यहाँ जो ऑप्शन दे रखे अगेन अपन में आधे अपन को नहीं पता, लेकिन अपन को इतना पता है कि लिपिड का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई लेना देना नहीं है, वो स्मूथ का है, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, एकदम सिंपल सा है, कौन सा होगा? लाइसोसोम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी। एनर्जी है तो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती है वो किस किस को बनाने का काम करती है। तो ये मैंने आपको बताया था, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजिला भी ऑप्शन में होता तो वो भी सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले मेजर रोल। गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस में मेजर रोल प्ले करती है? तो अगेन यहाँ पर जो बहुत सारे ऑप्शन है उसमें से कुछ के बारे में अपन को नहीं पता, लेकिन एक के बारे में कंफर्म पता है कि जो मॉडिफिकेशन होता है प्रोटीन में, मॉडिफिकेशन वर्ड प्रोटीन और लिपिड में मॉडिफिकेशन कौन करती है? गोल्जी बॉडी करती है, ठीक है। नेक्स्ट है अपन को मैच द फॉलोइंग करना है। तो थाइलेकोइड, देखो थाइलेकोइड किससे मैच करेगा? ये रहा फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब ए पॉइंट जो है वो किससे मैच कर रहा है? थर्ड से कर रहा है। क्रिस्टी, क्रिस्टी वर्ड जो है वो अपन किससे रिलेटेड होता है? क्रिस्टी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की फोल्डिंग, तो ये फोर्थ से हो जाएगा। थर्ड और ए में थर्ड और बी में फोर्थ, देखो ए में थर्ड और बी में फोर्थ हो गया। फिर है कि सिस्टर्नी, सिस्टर्नी कहाँ पे होती है? गोल्जी बॉडी में होती है, तो सी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट, तो ये हो जाएगा, ठीक है अपने आंसर। ए का क्या हो गया? थाइलेकोइड, सॉरी ए का क्या हो गया? थर्ड, ये होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ए में थर्ड हो गया, बी में फोर्थ हो गया, सी में फर्स्ट हो गया, और डी जो है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन कंडेंस स्ट्रक्चर को कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है? तो राइबोसोम जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता। इसमें आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये तो खुद मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, तो अपन को मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पूछा है कि नहीं होता तो राइबोसोम लिखेंगे। तो इसके साथ अपना ये चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी इसे अच्छे से रीड कर पाएंगे, बुक से बराबर रीड कीजिए और पीवाईक्यू मिलाइए, जो भी 2013-14 के बाद आ रखे हैं उनको मिलाइए। तो मिलते हैं इसी सीरीज के अगले चैप्टर में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।